कौन सी ऐसी गलतियां आपको लगता है जो कारोबार कर रहे हैं इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते? तैयारी से निकले हुए लड़के का कोई कैरियर नहीं होता। इन द एज ऑफ 14 ईयर्स मैं स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर की मेंटेनेंस करता था। पाकिस्तान के अंदर कितने एलोन मस्क है? पाकिस्तान में कितने मेटा है? आई एम डन विद 50 प्रोजेक्ट्स इन 1 ईयर ऑल ओवर पाकिस्तान। मेरा सबसे बड़ा उस्ताद मेरा वक्त है। सीईओ भी आफ्टर ऑल इंसान ही होता है। उस इल्ज़ाम ने मेरी ज़िंदगी बदली। उस इल्ज़ाम की वजह से मैं अपने घर में नहीं रह सका। उस इल्ज़ाम की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ा। उस इल्ज़ाम की वजह से मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई, मैं उसमें शरीक नहीं हो सका। और उस इल्ज़ाम की वजह से मेरे अंदर बदले की आग जली। आप चाहते हैं कि कल मैं ना हूं तब भी मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहे। पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं करता। प्रोडक्ट में दम कम होता है, लोगों में दम ज़्यादा होता है, इसीलिए वो स्टार्ट होता है। तो अगर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा ना, तो वो आगे चल के मुंह के बल करना। आप शटर उठाते नहीं और 4 लोग पहले पहुंचे हुए होते हैं कि शटर क्यों उठाया तुम? उनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई यहाँ से जो यूथ है वो बाहर चली जाए किसी तरीके से, और बाकी का जो मुल्क है ना उसको हम बाप की जागीर समझ के इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में थोड़ी आता है, ये तो अलग ही दुनिया है इसकी। चांद पे रहते हैं। हमारा एक अपना गोला है। उनका स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है कि वो इतने बड़े नाम पैदा करता है। उनको इन्वेस्टमेंट देंगे आप? भाई उनके बाबू की इन्वेस्टमेंट से यूनिवर्सिटी चल रही है। सर स्टार्टअप वो बनाएगा जिसको भूख होगी। वो हुनरमंद लड़का बैठा हुआ जिसको अगर आपने हल्का सा हाथ भी पकड़ाया ना तो क्या कर जाएगा, आपकी सोच है। बड़े कारोबारों को और एहसास करना चाहिए स्टार्टअप्स का। आज़ादी मिली ना बोलने के लिए, मेरे ख्याल से बहुत। हम एम्पावर क्यों नहीं करते अपने नई जनरेशन को? 2 मिनट लगेंगे, आपके पास 2 डाले नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आप खुद एम्पावर नहीं, आप किसी को क्या करें? तो इतनी अना क्यों है हमने? तो आप सर जिस मुल्क में अगर देखा जाए, अगर आपके पास असर वसूल के, तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। पॉलिसी आपकी है, सिस्टम आपका है, कानून आपका है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जलील हैं। शहरोज समीजा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक जर्नी है जो हर उस शख्स को इंस्पायर करेगी जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहता है। एक छोटी जगह से आने वाले एक यंग लड़के की कहानी जो सपने देखता है, स्ट्रगल्स का सामना करता है और फिर उन्हीं चैलेंजेस को अपनी ताकत बनाकर सीईओ बन जाता है। ये सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ, एजुकेशन की अहमियत और मेंटोरशिप के रोल का भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नैशकास्ट। हमारे पॉडकास्ट में शहरोज ने अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे शेयर किए जो उनकी सक्सेस की फाउंडेशन बने। वो वक्त जब एजुकेशन तक एक्सेस मुश्किल था, जब रिसोर्सेस लिमिटेड थी, लेकिन उनका जज्बा और मेहनत उनको आगे लेकर गया। उन्होंने बताया कि किस तरह अलग अलग जॉब्स ने उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाइफ के बड़े बड़े लेसन सिखाए। हर काम ने उनको कुछ नया सिखाया, चाहे वो एक छोटी सी जॉब हो या फिर अपना स्टार्टअप बिल्ड करना। इस गुफ्तगू में सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हुई बल्कि सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स पर भी फोकस किया गया जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस, स्पेशली कोविड-19 के बाद बढ़ने वाले स्ट्रेस और एग्जाइटी के प्रॉब्लम्स, और ये समझना कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी है। शहरोज ने एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया बल्कि एक ऐसे कॉस्ट पे काम किया जो सोसाइटी को बेहतर बनाने में भी मदद दे। स्पेशल एजुकेशन सेक्टर में रेगुलेशंस की कमी और इस फील्ड को स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पे भी उन्होंने काफ़ी गहरी नज़र डाली। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन चैलेंजेस से घबराता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लेसन है रेजिलियंस का, सेल्फ बिलीफ का और इस बात का कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो दुनिया आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो चलिए सुनते हैं शहरोज समीजा की इंस्पायरिंग जर्नी, उनकी स्ट्रगल्स और उनके वो गोल्डन लेसन्स जो आपकी लाइफ भी बदल सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने अर्ली कैरियर के बारे में बताएं आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था और यहाँ तक सीईओ तक का सफ़र कैसा रहा? अगर अर्ली की बात करते हैं भाई, तो लियारी से निकले हुए लड़के का कोई कैरियर नहीं होता। ठीक है, उसका कोई फैमिली को बहुत बड़ी हौश पौश फैमिली नहीं थी। ठीक है, छोटी सी फैमिली थी, मजदूर कराना था। ठीक है, और लियारी में जिस तरह बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इस तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा, मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि मैं लियारी से बाहर निकल के स्ट्रगल कर रहा था, मैं उसके अंदर स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो जो लोग अंदर स्ट्रगल कर रहे थे तो वो आज भी अंदर ही है। तो मैं वहाँ से बाहर निकला था और मैं बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करके, और रात में दोबारा जब लियारी जाता था तो मुझे एक किक मिलती थी हमेशा कि सुबह मैंने दोबारा बाहर निकलना है क्योंकि बाहर के एरिया ज़्यादा अच्छे हैं, बाहर ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, बाहर लोग ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि लियारी के लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस वक्त। अगर आप बैक इनटू चले जाएँ 2006, 7, 8 और 12 तक, तो लियारी को बहुत हकीर समझा जाता था और वहाँ का अगर एड्रेस आपकी एनआईसी पे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलती थी।
उसके बाद फिर सोशल मीडिया ट्रेंड्स आए, बूम आए, लोग वहाँ से निकले, तो चीज़ें समझ में आई कि यार कैसे हो रहा है। तो भाई मैं एक बहुत ही छोटे घराने से निकला हुआ लड़का था, और जो कि अर्ली एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि स्कूल की फ़ीस कैसे दी जाएगी, कॉलेज की फ़ीस कैसे दी जाएगी, और मेरे ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, वो भी एक स्ट्रगल ही थी, वो भी एक जंग थी मेरे लिए कि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेना है, कैप फॉर्म भरने वाला सिलसिला होता था। तो वो एक स्ट्रगल के बाद वो एडमिशन मिला। जब एडमिशन मिल गया तो पता चला कि यार इस पर तो 5,000 रुपये भी देने पड़ेंगे, तो 5,000 रुपये आएंगे कहाँ से, तो उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो जब नौकरी करने के लिए निकले तो फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी में 2008 में जब मैट्रिक ख़त्म हो गया तो ईदी फाउंडेशन मिला, वहाँ से एक नई जर्नी शुरू हुई कॉलेज की। लेकिन उससे पहले भी मैं कमा रहा था, क्योंकि 9th मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स देने थे तो उसके लिए भी पढ़ा कर कमा रहा था। उस वक्त भी मुझे MS ऑफिस आता था, ग्राफिक्स आती थी, पाकिस्तान चौक पे मेरा कैरियर शुरू हुआ था, मैं विजिटिंग कार्ड्स बनाता था, तो मैं वहाँ से निकला हुआ बच्चा हूँ बेसिकली। तो वहाँ से मार्केट को देखा, चीज़ों को समझा कि यार एक्चुअली में ज़िंदगी है क्या। इन द एज ऑफ, अगर आप समझेंगे 14 ईयर्स, मैं स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर की मेंटेनेंस करता था। उस वक्त मैं कंप्यूटर को इतना अच्छा समझता था, तो वो सारी लर्निंग चलती रही, क्योंकि पैसा कमाना था और कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त ये नहीं था कि सीखना है या कुछ करना है, बस पैसे कमाने थे और खर्चा चलाना है। ईदी की नौकरी मिली, और ईदी की नौकरी ने बेसिकली मेरी नर्चरिंग की। वहाँ से मैंने सीखा कि कराची क्या है, वहाँ से सीखा पाकिस्तान क्या है, वहाँ से देखा कि इदारा क्या होता है, और एशिया के सबसे बड़े इदारे के अंदर एक छोटी सी पोजीशन थी मेरी, लेकिन उस छोटी सी पोजीशन को इन 4 ईयर्स मैंने बहुत बड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वहाँ उस्ताद बहुत अच्छे मिले, वहाँ दोस्त बहुत अच्छे मिले जिन्होंने काम सिखाया, और एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं उन सब का इंचार्ज बन गया था जिन्होंने मुझे काम सिखाया। सो बस एक ही किक थी कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, काम को सीखना है, काम को समझना है। तो जब 2008 से 2012 में वर्ष तरीन थी सिचुएशन कराची की, उस वक्त हम 115 हेल्पलाइन को हेड करते थे, उस वक्त हम कराची की एमरजेंसीज को हेड करते थे, उस वक्त मेरे अंडर 200-250 एम्बुलेंसेज आती थी। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि उस वक्त का एक्सपोजर क्या था। तो आज जो ये प्रोडक्ट है ना, ये उस एक्सपोजर का प्रोडक्ट है। वो एक्सपोजर मिला, वो फ्रीडम मिला, मीडिया के साथ काम करने के लिए मिला कि जियो न्यूज़ वाले, दुनिया न्यूज़ वाले, अरवा न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, वो सारे आके हमारे पास रात में बैठते थे कि यार लाओ खबरें दे दो। तो वो जो एक लर्निंग थी कि अखबार के पास खबरें कैसे पहुंचती हैं, मीडिया के पास खबरें कैसे पहुंचती हैं, और उस वक्त जब इस चीज़ का बूम था तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें सीखते रहे। ईदी में काम किया, ईदी के काम करने के बाद कुछ ब्रांड्स को एक्सप्लोर किया, जब ये ख्याल आया कि यार बस अब लाशें बहुत हो गई हैं, अब कुछ और काम करते हैं, इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। जब टाई कॉट हमें जो है वो फैसिलिटेट करता था, चंडीगढ़ रोड पे हम देखते थे यार फॉर्मल ड्रेसिंग में लोग कैसे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फैसिनेट हुए, तो मैंने कहा चलें इस तरफ चलते हैं। तो कुछ ब्रांड्स को ज्वाइन किया, उसके साथ काम किया, करना सीखा, लेकिन वहाँ भी कैशियर से लेकर HR मैनेजर तक का सफ़र तय किया। 2 साल के अंदर एक कंपनी के अंदर मैं कैशियर गया था आउटलेट के ऊपर, लेकिन जब मैंने 2 साल के बाद काम छोड़ा तो मैं HR मैनेजर था वहाँ पर। तो वो एक बड़ा सफ़र तय किया मैंने कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। उसके बाद फिर NGOs के साथ सिलसिला शुरू हुआ, और एक थी हमेशा कि यार कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, और बस उस सिलसिलाकार से चलते रहे। 2016 जब 2015 में शादी करके मैं लाहौर चला गया था, उसके बाद एक बैड सीन हुआ था मेरी ज़िंदगी में, तो बड़ी रोलर कोस्टर हो गई थी ज़िंदगी। लियारी छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, दोस्त छोड़ने पड़े, ख़ानदान छोड़ना पड़ा, और एक इदारा था मेरा, बहुत ही डियरेस्ट इदारा था जिसने मेरी शादी कराई थी, उसको भी छोड़ना पड़ा। तो बहुत ही ना नीचे चले गए थे, मतलब आप ये समझे पाताल लोक में चले गए थे बेसिकली, फ्लोटिंग से भी नीचे आ गए थे। फिर वहाँ से मैंने और मेरी बेगम ने दोबारा काम शुरू किया, एक स्पेशल स्कूल के अंदर नौकरी ली, जहाँ मैं रिसेप्शनिस्ट था और वो करिकुलम साइड देखती। फिर हम दोनों ने इन चीज़ों को करना शुरू किया, और एक शादीशुदा ज़िंदगी को जिस तरह गुजारने की हर बंदा कोशिश करता है, हमने भी कोशिश की। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पर क्योंकि वो इदारा अपने आप में एक अकेला इदारा था उस वक्त पाकिस्तान में, 2016 में ज़्यादा इदारा नहीं थे स्पेशल स्कूल्स के ना, और ना कोई ज़्यादा NGOs इसके ऊपर काम कर रहे थे, लिमिटेड लोग थे, तो वो अपने आप को कुछ समझते थे। और वहाँ जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर होता है आपको पता है, वही सारा, वो इतना स्ट्रेस था वहाँ पर कि बेगम ने कहा यार मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू क्विट। उसने वहाँ से जॉब छोड़ी, फिर मैं अकेला काम करता, और वहाँ से मुझे एक किक समझ में आई कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हैं, इन बच्चों के साथ काम कैसे हो रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ समझ में आई कि इनके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, उस वक्त मकसद सिर्फ एक था कि यार जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, अगर हम उसको बेचेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त पैसा चाहिए था, उस वक्त भूख थी, पेट खाली था। तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि यार पैसा कैसे आएगा, ज़रूरतें कैसी पूरी होगी। और मैं अपना एक मज़े की बात बताता हूँ, जब इंसान का पेट खाली होता है ना, तो उसको कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सारे चौंचले तब हो जाते हैं जब आपका पेट भरा हुआ होता है। तो पेट खाली था भाई, उस पेट के पीछे लगे रहे, और एंड 2019 में ये जो ब्रेन चाइल्ड था ये निकल के सामने आया, और अल्लाह ताला ने 2019 में 2 चीज़ों से नवाजा। एक मेरी बेटी हुई, दूसरी मैंने कंपनी बनाई। और जब कंपनी बनी, उस कंपनी के बाद मैंने बेगम से कहा कि मैंने कहा देखिए आज छोटी है,
आज अगर इसको हम कुछ भी खिला देंगे ना ये खा लेगी, तो इसके बड़े होने से पहले मुझे सेट होना है, वरना अगर इसने सवाल कर लिया ना तो फिर मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो बस एक कसम खाई, वहाँ से फिर मैंने जॉब छोड़ी, अपनी कश्तियाँ जलाई। रिस्क टेकर में शुरू से था, तो वो कश्तियाँ जलाई, और कश्तियाँ जलाने के बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मज़े की बात बताऊँ, लिटरली नो हैव आइडिया। 19 में नौकरी छोड़ी, 20-21 सबको पता है कोविड था, सब घर में बैठे हुए थे, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क दिया, निज़ाम चलाया। मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस बहुत आई। कोविड के अंदर लोगों ने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम किया। मैंने देखा यार ये तो हर बंदा वेबिनार कर रहा है, एक नया ट्रेंड आ गया ना वेबिनार का। हर बंदा अपने घर से वेबिनार कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। उस वक्त मैंने अपनी कंपनी के लिए SEO किया सबसे पहले, कि मैंने कहा यार मैं भी तो काम तो इसी फील्ड में कर रहा हूँ, तो चले हम SEO को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने SEO को एक्सप्लोर किया, गूगल रैंक में आने की कोशिश की। कोविड के बीच में जितना पढ़ सकते थे, अर्तुरुल देखते देखते जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा, ठीक है। और वो सारा पढ़ने के बाद जब दुनिया वापस खुली ना, तो एक बूम आया, मेंटल हेल्थ। बच्चे स्क्रीन से ज़्यादा अटैच्ड हो गए, बच्चे बहुत स्पेशल हो रहे हैं, बच्चों के असेसमेंट्स होना शुरू हो गए, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, तस्कीन किस्म की हेल्पलाइंस आ गई कि अब लोग उनको रीच कर रहे हैं कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ। तो 2021 के बाद भाई दुनिया बदल गई फिर से, और उसके बाद हर बंदा कह रहा है कि मैं स्पेशल स्कूल बना रहा हूँ, हर बंदा कह रहा है मैं इदारा बना रहा हूँ, और काम करने वाला कौन था? एक शहर था। तो वो बस यही हुआ कि आपने टोफ़ी रख दी थी बीच में, तो उसमें मकोड़ियाँ मक्खियाँ खुद आना शुरू हो गई, और अल्लाह ताला ने देना शुरू किया, हमने लेना शुरू किया, और वो करते करते ऐसे ही हुआ, काम आता रहा, करते रहे। आप यूँ समझेंगे 2022 के एंड से लेकर और 2023 तक, एक साल के अंदर आई एम डन विद 50 प्रोजेक्ट्स इन 1 ईयर ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मुझे नहीं पता मैं रोज़ा कहाँ रख रहा था, अफ्तारी कहाँ कर रहा था, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था, मेरी रात कहाँ हो रही थी, मेरी सुबह कहाँ हो रही थी। मैं बस काम किए जा रहा था, क्योंकि काम की एक खप थी, इतने अरसे से इतना काम नहीं किया था, तो बस वो काम आ रहा था तो मैं कर रहा था, और बस जो जिंदगी में सामने आ रहा था हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। आने दे भाई, कहीं नुकसान कर रहे थे, कहीं फ़ायदा कर रहे थे, लेकिन ये था आने दे, एक्सप्लोर करता रहे, आने दे। नफ़ा नुकसान तो देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है, कारोबार का हिस्सा है, और आप एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें आपको भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं तो फिर एक्सप्लोर ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। तो बस लोग सिखाते रहे, हम सीखते रहे, गलतियाँ करते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर है कि हम कह सकते हैं कि वी आर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल नीड्स। जितना एक्सपोजर इस वक्त मेरे पास है पाकिस्तान के अंदर, मेरे अल्लाह के करम से, वो शायद किसी और के पास नहीं। कि अगर मैं कह सकता हूँ कि मैंने 4 साल में पाकिस्तान में 100 प्रोजेक्ट्स कर दिए, तो सर ये प्रोफाइल तो किसी और का नहीं हो सकता ना। 100 इदारे तो नहीं बना सकता ना कोई। एक जॉब करने वाला बंदा कितने इदारों में जॉब कर लेगा? 6, 8, 10, और अगर 10 में इदारा करेगा तो उसकी CV फ्लॉप हो जाएगी कि भाई कहीं टिका क्यों नहीं। 4 बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं 100 इदारों के साथ काम किया है, उनको बनाया है, उनको चाबियां उनके हाथ में दी हैं, तो मेरे ख्याल से आई हैव अ स्ट्रांग प्रोफाइल ऑन दिस। सो ये एक छोटी सी जर्नी है भाई। अच्छा, लियारी से निकलने की जो बेसिक, जो जैसे आपने मेंशन किया, भूख थी, तो भूख वो एक चीज़ थी जिसने आपको सपनों को हकीकत बनने में मदद करी, या फिर लर्निंग ही वो चीज़ थी जो आपको लियारी से बाहर निकल के लाई? नहीं, लर्निंग थी। देखिए, भूख लियारी में भी पूरी हो सकती थी, खाना इंसान खा जाता है, और भूख इंसान से ना हलाल और हराम की तमीज़ भी छीन लेती है। भूख कितनी खतरनाक चीज़ है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो भूख के हाथों बहुत गलत चीज़ों में चले गए। तो बेसिकली वो एक सीखने की तलब थी, बाहर की दुनिया में जाके देखना था कि क्या हो रहा है। मैं एक्सट्रीम कंडीशन लोगों से वो करा लेती ना जो वो आम हालत में नहीं कर पाते। एक्सट्रीम कंडीशन में ना मैं अपने परवरदिगार का हमेशा शुक्रिया यूं अदा करता हूँ कि उसने मुझे पॉजिटिव रखा। एक्सट्रीम कंडीशन में मेजॉरिटी चांसेस होते हैं हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, हमारे माशरे को अगर मद्देनजर रखें, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव की गया। उसकी वजह पता है क्या थी? कि मैंने अपने घर में भी बड़ा अब्यूज़ देखा। हमने मारे बहुत खाई, चाचू से, अब्बा से बड़ी मारे खाई हमने, ठीक है। दोस्त भी अगर कुछ उम्र में बड़े थे तो वो भी मार देते थे, उस्तादों से भी बहुत मारे, कारी साहब बहुत मारते थे हमारे को, ठीक है। तो हमने मारे भी बहुत खाई, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मेरे साथ रही ना, कि अगर इसने मुझे मारा तो मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं उसके वाइस वर्सा चला। औरत के साथ जुल्म होता हुआ देखा तो मैंने कहा यार मैं कभी औरत के साथ जुल्म नहीं करूँ। बच्चों को मार खाते हुए देखे तो यार मैं कभी बच्चे को नहीं मारूँ। नशे में लोगों को बहक कर अपनी बीवियों को पीटते हुए देखा तो मैंने कहा यार मैं कभी नशा नहीं करूँगा। ये इसके ऊपर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। और ये चीज़ ना इनबिल्ड है, ये मैंने सीखी नहीं है कहीं से। मुझे हमेशा उसके वाइस वर्सा जाने का दिल किया, उल्टा चलने का दिल किया, यार ये मार रहा है मैं नहीं मारूँ। बगावत आपके खून में थी शायद हमेशा। हाँ, ये कह सकते हैं, क्या बगावत मेरे खून में थी, ये इनबिल्ड थी, इसको मैंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बड़ा फायदा। मगर अच्छी बात यह है कि आप बुरी चीज़ों से बगावत करी आपने। हाँ, अच्छी चीज़ों ने हमेशा फैसिलिटेट। इसको मैं यूँ समझता हूँ कि शायद मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी थी जो पॉजिटिव को कैच कर रही थी। अगर मेरे अंदर इनबिल्ड नेगेटिव एनर्जी होती, ठीक है, मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से, देखिए एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी अपब्रिंगिंग से आती है। तो कभी कभार
ऐसा हो जाता है कि 10 में से कोई एक बंदा पॉजिटिव निकल आता है, तो आप यूँ समझे वो मैं एक में था कि वहाँ रहते हुए मैं पॉजिटिव रहा, वहाँ रहते हुए मैंने चीज़ों को मैनेज किया, और मैं बस, मुझे नहीं पता था इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बस कर रहा था। एक चीज़ थी कि यार ये सही है, ये करना है, अब मिलेगा क्या ये नहीं पता, आज तक नहीं पता क्या मिलेगा लेकिन बस करे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कर रहे हैं बस। अच्छा, कारोबार, एजुकेशन और कंसल्टेंसी, डाइवर्स रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं? कारोबार तो देखिए, कारोबार तो ज़रूरत है, वो तो हो ही जाता है, उसको आपने करना ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। एजुकेशन का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत अर्ली एज में जिम्मेदारियाँ आ गई थी, ठीक है, बैचलर्स को तोड़ जोड़ के जिस तरह करना था कर लिया, उसके बाद फिर शादी हो गई, 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद ज़िंदगी बदल गई, फिर बस वही चीज़ थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी थी, मुझे कोई एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हाँ, मुझे शौक ज़रूर था पढ़ने का, तो मैं वो आज भी पूरा करता हूँ। और पढ़ाने का शौक तो यार ऐसा है कि मैं उस्ताद अपने आप को कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जितना समझा सकते हैं लोगों को ज़रूर समझाता है। पढ़ाने का शौक ऐसा है कि कोई मैं आप मुझे कहता है कि यार कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर के ज़िंदगी समझानी है तो मैं शायद आपको समझा सकता हूँ कि ज़िंदगी क्या कहती है, क्योंकि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। मेरा सबसे बड़ा उस्ताद मेरा वक्त है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उसका सीखा हुआ मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी मौत से पहले शायद लोगों को सिखा दूँ, अगर कुछ सीख जाए तो। इसके लिए कुछ एजुकेशन, कोई प्रोजेक्ट है जहन के अंदर, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिससे लोगों को ट्रेन करूंगा या कंसल्ट करूंगा लोगों को, खास तौर पे कारोबार के अंदर? आपको लगता है कि हमारे मुल्क में कोई अच्छी बात सुनना चाहता है? सुनाने वाला होना चाहिए। वो भी आपको नाच के सुनानी पड़ेगी ऐसे तो कोई नहीं सुनेगा, और नाच में नहीं सकता यार, सो भाई लिमिटेड ऑडियंस होगी, अगर कोई सुनेगा, उस्ताद ने बोला कोई इलाज कराना प्यास जिसको लगेगी आप उसे पानी पिला सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, जिसको प्यास लगेगी वो आएगा। मगर आप कुआं खोलेंगे तो आएगा ना। हम कुआं खोलेंगे इंशाल्लाह, हम ज़रूर खोलेंगे कुआं, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ प्यासे आ सके, जिस तरह हम जाते थे अपने मुर्शिदों के पास, हम लोगों के पास जाते थे, हमें पता चलता था यार फलां जगह पर कोई बुजुर्ग बैठे हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, तो हमारे अंदर वो खप थी, हम जाते थे। तो ये जो बैक टू बैक में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी लस्ट सिर्फ एक ही है कि शायद कोई एक दो आदमी सुन ले मेरी बात और उनको मैं समझ में आ जाऊँ, और उनके साथ मेरी बाउंड हो जाए, उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी हो जाए। तो भाई दुनिया तो सीधी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दो लोग भी सीधे हो जाएंगे तो मेरे जितना कर सकते हो उतना कर ले। मैंने अपना काम कर लिया, तो अल्टीमेट मुझसे जवाब जो होगा उसका मेरे पता यार है कि यार चलो ये मैं जवाब दे सकता हूं। जितना ताकत में था उतना कर लिया, जितनी सकत थी, जितनी औकात थी, हमने किया। नोबडी कैन डील विद द वर्ल्ड यार, सही, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, solution.pk अभी पाकिस्तान आर्मी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ईदी का प्रोजेक्ट किया, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है आपको कि इसमें जो मैंने डिलीवर किया ना ये मेरा बेस्ट था? आर्मी के प्रोजेक्ट में डिलीवर किया। और ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा यूं लगता है क्योंकि आर्मी के अंदर ना डिसिप्लिन ज़्यादा, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो इदारे होते हैं उनमें इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। आर्मी आपको ऑडिट पूरा करती है, आर्मी आपको चेक करती है, आर्मी तो बंदे को काम देने से पहले बंदा भी चेक करती है, ठीक है ना। तो आर्मी के चेक एंड बैलेंस, आर्मी का डिसिप्लिन आपको बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, मजे की बात, अगर आप अच्छा काम करो तो आपको अप्रिसिएशन फौरन से मिल जाता है, ये बाकी इदारों में नहीं। सही, अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्या है, मॉनेटरी तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रिसिएशन अगर हमें तो हम तो वो लोग हैं, अगर कोई पीठ तपतपा भी दे तो हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है, कि यार तूने अच्छा काम किया, तो पीठ थपथपाते हैं वो। हाँ, नहीं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको इन पर्सन भी करते हैं, इन क्राउड भी करते हैं कि नहीं यार यू डिड वेल। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कल्चर है उनका कि यार वो ये काम करते हैं, और ये काम इंसान को इनकरेज देता है। आप कितना भी काम कर लें, आपको अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको मजा डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और उसके ऊपर आपको मिसाल के तौर पर एक रीजन का कमांडर आके आपको अप्रिशिएट करता है, तो एक रीजन का कमांडर एक पावर रखता है, ठीक है, एक वो असर वसूख रखता है, ठीक है, जिसकी लाइफ को देख के लोग वैसे ही फैसिनेट हो रहे होते हैं। तो वो अगर आपको अप्रिशिएट करता है ना, तो यार वो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन होती है। फिर डिसिप्लिन अच्छा होता है, उनके कमिटमेंट्स पे वो पूरे उतरते हैं, तो बदले में आपका भी दिल करता है कि यार आप कमिटमेंट पे पूरे उतरो। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने आर्मी के साथ 7-8 प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है। अच्छा, आपके करियर के अंदर कौन सा ऐसा लम्हा था जो आपको लगता है क्या वो टर्निंग पॉइंट था, अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता? अगर शादी के बाद मैं घर नहीं छोड़ता तो मैं यहाँ नहीं होता। सही, मज़े घर आपका कंफर्ट जोन था? घर कंफर्ट जोन नहीं था, लेकिन जिस इदारे ने हमारी शादी कराई थी वो मेरा कंफर्ट जोन था। अगर वो इदारा मुझे लात नहीं मारता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो आप कंफर्टेबल हैं उस इदारे का नाम लेने में? बुरा लग जाएगा उनका, छोड़ देते हैं। सही, ठीक। लेकिन अगर उन्होंने ये सुन लिया तो यही बहुत है। सही है। तो बेसिकली हुआ ये था, मैं आपको बता देता हूँ, हुआ ये था कि मेरी शादी एक इदारे ने करवाई थी, एनजीओ के अंदर ही शादी हुई थी मेरी। आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड माय वाइफ वाज अ इवेंट मैनेजर देयर। हमारी शादी उन्होंने करवाई थी एंड दे गिव अस एन अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसे ऐसे करो और यहाँ जाओगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको वापस आओगे तो डायरेक्टरशिप भी मिलेगी, इदारा आपको ओन करेगा, यू विल बी द सिग्नेटरी ऑफ द इदारा। तो एक लौंडे को और क्या चाहिए?
तो मुझे सब कुछ दे दिया उन्होंने, इतनी इज्जत, इतनी इज्जत दे दी, लड़की दे दी, नौकरी दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दूसरे शहर में काम करने का मौका दे रहे हैं, और क्या चाहिए। सही बात, मतलब मेरी तो जिंदगी सेट हो गई ना, मैंने कहा जिंदगी बना सब कुछ दी ही मिल उन्होंने गया। मैं यहाँ से निकला भाई शादी करके, 1 महीने के अंदर एक करके अंडे टूटते रहे, ना घर मिला, ना गाड़ी मिली, ना नौकरी मिली, ना स्कॉलरशिप मिली, कुछ भी नहीं मिला। बदले में मिला एक केस कि आपने हमारे इदारे के साथ फ्रॉड किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो फिर जिस एरिया में मैं रहता था ना भाई, वो एरिया बहुत छोटा सा एरिया, कबीला है यार, ये कबीला है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ पर एक वाइब पहली कि यार शारोज जो है वो फला इदारे से लड़की भी लेके भाग गया और इतने पैसे भी लेके भाग गया। लड़की कैसे लेके भाग गया? शादी हुई थी ना आपकी? शादी हुई थी, 500 लोग थे उसके अंदर, ठीक सही है। है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े बोलते हैं ना वो सच होता है, जो छोटे बोलते हैं वो झूठ होता है। ठीक है। सच साबित करने के लिए आपके बालों में सफेदी होनी चाहिए, थोड़ा सा कल्चर हमारा डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आप असर वसूल रखते हैं, बड़ी गाड़ी में आते हैं, तो आप झूठे हो ही नहीं सकते। सही ये है। हमारा कल्चर है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर कोई अमीर आदमी आ जाए ना और वो कुछ कह दे, ठीक है, तो वो सच हो जाता है। तो फिर कोई नहीं सुनता कि यार ये कौन था। तो बहरहाल वो जो मेरे पे भाई इल्ज़ाम आया ना, उस इल्ज़ाम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस इल्ज़ाम की वजह से मैं अपने घर में नहीं रह सका, उस इल्ज़ाम की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ा, उस इल्ज़ाम की वजह से मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हुई, उस इल्ज़ाम की वजह से मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई, मैं उसमें शरीक नहीं हो सका, उस इल्ज़ाम की वजह से मेरे बाप के साथ मेरी केमिस्ट्री ख़राब हुई, और उस इल्ज़ाम की वजह से मेरे अंदर बदले की आग जगी। 1 साल 12 दिन लगे। उसके बाद वो इदारे का पूरा बोर्ड बैठा मेरे साथ और उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमने अपने इदारे के री ऑडिट्स किए, आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। तो कंपनसेट कौन करेगा नुकसान के लिए? मेरी औकात नहीं थी कि मैं उनसे ये सवाल करूं, हम्म। मेरी औकात नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिएगा। क्या? मैंने कहा ये जो मेरे 1 साल 12 दिन और कुछ घंटे आपने ज़ाया किए, जो मैंने गिनती करके गुजारे, इसका क्या होगा? अगर मैं थोड़ा सा कमज़ोर दिल का आदमी होता तो शायद मैं भी मर जाता और उसको भी मार देता, तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने कहा आज मेरी बहन का सोयम है जिस दिन आपने मुझे बुलाया, क्या आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? इसको कंपनसेट कौन करेगा? तो बदले में उनके पास सिर्फ सॉरी था और कुछ भी नहीं था। वो सॉरी मैंने लिया, थैली में बांधा, मैंने कहा रखेंगे, कभी काम आ गया तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो उन्होंने फाइनेंशियली कंपनसेट करने की भी कोशिश नहीं करी? फाइनेंशियल कंपनसेट करने की कोशिश की। और जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ब्लंट आदमी हूँ, जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से मेरा सफ़र दोबारा शुरू हुआ, स्पेशल स्कूल का, उस स्पेशल स्कूल में उन्होंने हम दोनों को नौकरी दी थी एज अ कंपनसेशन कि चलो यहाँ नौकरी करो और यहाँ से सफ़र को दोबारा शुरू करो। और वहाँ से फिर मैंने कहा कि अब मैंने टुकड़ों पे नहीं पलना है, अब मैंने जो करना है। ये उसी नौकरी की बात हो रही है जो लाहौर में आपको मिली थी? नहीं, ये कराची के अंदर जिस स्पेशल स्कूल के अंदर मैंने काम सीखा 2016, जहाँ आप और आपकी वाइफ काम जी हाँ, व्हेन आई वाज एन रिसेप्शनिस्ट ऑफ द स्पेशल स्कूल। ये नौकरी उनकी तरफ से अतिया थी। ठीक। तो उस अतिये की बाबरकत तरीके से हमने इस्तेमाल किया और वहाँ से फिर मैंने अपनी कंपनी दोबारा बनाई। सही है। फिर खैर उनके साथ भी रहा था, वो शायद 2 साल वो भी डिप्रेशन में रही थी कि उनसे कुछ ज्यादती हो गई, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि देखिए जब हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं। वो नई नई जिंदगियां बनाने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ जिंदगियां उनसे ख़राब भी हुई, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उस ख़राब ज़िंदगी को हमने सही कर दिया। तो आप उनको मार्जिन देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, बस आप उनको मुजरिम नहीं समझते। अगर वो ये नहीं करती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो इसका मकसद ये है कि जो बदले की जो आग थी वो ठंडी हो चुकी है। ठंडी नहीं हुई, अब बदला लेंगे जब हम उस मकाम पे पहुंचेंगे। वैसे बदला आप अभी भी लेंगे उनसे? ठीक है, दीन में जायज़ है ना, थोड़ा बहुत सही है ना। तो बदला हम वहाँ लेंगे। बदले से मुराद मैंने उनकी कोई जान नहीं लेनी, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उस मकाम पे पहुँच के उनको एक सलाम ज़रूर करना है। ये वही बच्चा है जिस पे आपने भरोसा नहीं किया था। ठीक। आज वो आपके लेवल पे आके खड़ा हो गया और अब आपसे वो कहता है कि अब हम एक टेबल टॉक करें, मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम बराबरी पे बात करेंगे। उस वक्त आप देने वाले थे और हम मजबूर थे। सही। अच्छा, आज हम दोनों बराबर पर हैं। आज हम उस फैसले को दोबारा खोलेंगे। आज हम उस मसले पे दोबारा डिस्कस करेंगे कि वो हुआ क्या था। सही। वो तो वैसे अपने एंड से कंक्लूड कर चुके हैं ना सर। लेकिन वो अपने एंड से कंक्लूड किया जाता है हमेशा अपने फेवर में। सही है, ये इंसानी नेचर है। हाँ, वो तो ऐसे ताकत होती है अपने फेवर में, ऐसा ही। लेकिन उसको एक बार खोलेंगे जरूर, उस जख्म को एक बार ताज़ा जरूर करेंगे जब उस लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलें, ये थोड़े इमोशनल हो गए, बात वापस कारोबार पे आते हैं। 5 साल हो गए मेरे ख्याल से माशाल्लाह से कारोबार। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ आपके जहन में आज आती है कि ये शायद चीज़ ना मुझे उस वक्त पता होती जब मैंने कारोबार शुरू किया था, तो ये मेरी बहुत हेल्पफुल हो सकती थी? ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है। कोई एक्सपीरियंस, मतलब मुझे टीम कैसे बनानी है, मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, सेल में ज़्यादा मेहनत। कुछ गलतियाँ जो मैं आज भी करता हूँ और शौक से करता हूँ, लोगों पे भरोसा करने की। मतलब वो तो आदत होती है इंसान की, शौक से करता हूँ मैं ये गलती। सही है। मुझे लोग कहते हैं हालांकि बहुत गलती है कि मैंने लोगों पे भरोसा करने की, क्योंकि देखिए आपकी लेबर क्लास है,
आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप उसके सर पे रखें और आपको पता चल जाए वो लॉयल है कि नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट एवरीबॉडी। सही है। फिर वो आपको नुकसान देता है या आपको फ़ायदा देता है, वो नसीब है। तो एक गलती है जो मैं हमेशा करता हूँ, और वो मैं लोगों पे भरोसा करता हूँ और उनके साथ काम करता हूँ। फिर वो डिच करते हैं, 2 दिन का डिप्रेस होता हूँ, फिर सही हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आपने पहले गलती करी और आपको लगा कि अच्छा ये मैं सही कर सकता था अगर मैं ये कर लेता, ऐसी कुछ? नहीं, ऐसा कोई काश नहीं है मेरे पास, ऐसा सही कोई भी काश नहीं है जिसमें मैं आपको बोलूँगी नहीं यार ये अगर मैं पहले कर लेता तो बेहतर हो जाता। देखिए मेरा बिलीफ पता है क्या है, जो होता है ना अपने वक्त पे, मुकर्रर वक्त पे ही होता है। जो चीज़ जैसे होनी होती है वो वैसे ही होती है। मैं और आप सिर्फ आर्टिस्ट है, सब कुछ पहले से प्लान हुआ हुआ है कि किसने क्या करना है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो चीज़ मेरे पास आज है अगर ये पहले होती तो शायद मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला पॉडकास्ट आज जो हम कर रहे हैं या आप मुझसे 3 साल पहले करते हैं तो क्या मैं इतनी अचीवमेंट बता सकता था? नहीं बता सकता था। तो मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि यार ये वाली चीज़ अगर पहले होती तो शायद नुकसान होता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाली चीज़ अगर मैं तब होती तो मुझे फ़ायदा होता। ऐसी कोई चीज़ नहीं, फ़ायदा मुझे आज भी है और उस वक्त जिस लेवल पे मैं काम कर रहा था मेरे पास सब कुछ था। सही, मैं ज़रा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि आपने कारोबार शुरू किया, आपको लगा कि हल्के बंदे रख लेते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ना, ऊपर देख लूँगा, क्वालिटी को इंश्योर कर लूँगा। बट आपको थोड़ी देर से बाद एहसास हुआ कि नहीं एक्सपर्ट बंदा रखना चाहिए था, क्वालिटी बहुत फ़र्क आ रहा है। तो आपको लगा कि यार काश मुझे कोई बता देता पहले आके एक्सपर्ट बंदा रखना चाहिए, तो मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करता अनट्रेन्ड स्टाफ के साथ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने शुरू से एक चीज़ क्लियर थी, मैं तजुर्बा कर रहा हूँ। तो आप अभी तजुर्बा ही कर रहे हैं? अभी भी तजुर्बा ही कर रहा हूँ। शुरू से एक चीज़ क्लियर थी कि देखो मुझसे पहले किसी ने किया नहीं, तो कोई सक्सेस मॉडल तो था नहीं, ठीक है। तो जो कर रहा था एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसको भी काम समझा रहा था, उसको भी काम समझा रहा था, उसको भी काम समझा रहा था, सब काम समझ रहे थे और मैं भी काम समझ रहा था। तो हम सब समझ रहे थे, ठीक है। वो अपना तजुर्बा कर रहा था, वो अपना कर रहा था, वो अपना कर रहा था और मिलके हम कुछ बना रहे थे। सही। तो उसके अंदर कोई भी नहीं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मेरे पास आज भी वही लेबर है जो 5 साल पहले थी। तो फिर ट्रस्ट तो कायम ही रहा ना? आज भी वो लड़के हैं मेरे साथ, उन्होंने बारहा मुझे नुकसान दिया, मैंने फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने नुकसान दिया, मैंने फिर उनको। तो ऐसे तो अपनी गलतियां सीख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मुझे सीखना ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो नुकसान देने के बावजूद भी मेरे फायदे का है, क्योंकि अब वो जो एफर्ट मैंने की 5 साल पहले, वो एफर्ट एटलीस्ट मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ती सिखाने में। यस, सही है। नुकसान खा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। नुकसान क्या हो रहा है? फाइनेंशियली हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे ले रहा है मुझसे वो, ऐसा ही है। या किसी काम में कभी कभार डंडी मार जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि उनको पता है यार भाई ये बुला लेगा वापस। सही है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर वो एफर्ट मुझे नहीं करनी पड़ रही जो मुझे किसी जीरो आदमी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं उस एफर्ट को कंपनसेट कर रहा हूँ उस लॉस से। तो ये बिजनेस रिस्क भी तो है। रिस्क तो मैं वैसे ही जिंदगी में बहुत लिए भाई, एक और सही रिस्क तो ले ही रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं ना। इतना सफर कर रहे हैं, रिस्क है। गाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सांस बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, रिस्क तो ले ही रहे हैं ना। ये तो सारे अनकैलकुलेटेड रिस्क है ना। ये भी अनकैलकुलेटेड है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे रिस्क को? मुझे बताएं। इतनी अगर मेरी तालीम होती तो मैं इतना वखरा स्टार्टअप नहीं होता। मेरे पास एक रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट होता, ठीक है। मेरे पास उसके पीछे टीम बैठी हुई होती जो हर चीज़ की असेसमेंट कर रही होती, प्रॉपर एचआर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम ये जो है बस आप वन मैन शो चला रहे हैं, आप हैं और डायरेक्ट फिर लेबर क्लास की क्लियर। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट क्लाइंट है, मज़ा आ रहा है। उनके साथ ही खाना खाते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं, एक ही दस्तर बिछाते हैं, साथ खा लेते हैं, साथ काम कर लेते हैं, कुछ उससे सीख लेते हैं, कुछ सिखा देते हैं। दैट्स इट। जिंदगी गुजर रही है। तो मेरे को बहुत बड़े ख्वाब नहीं है, मैं सच बता, मेरे को बहुत बड़े ख्वाब नहीं है। कारोबार के अंदर चाहते हैं ना कि कारोबार कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर खुद फंक्शनल हो जाए, ठीक है। मैं ना हूँ, लेट्स से आप सोचते हैं कि आपकी एक लेगेसी है, आपने एक चीज़ पे इतना रिसर्च किया है, इतना टाइम लगाया है, एक प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो, सही है, उसकी गुडविल है, लोग आपको जानते हैं। आप चाहते हैं कि कल मैं ना हूँ तब भी मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहे, वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाए। ऑटो पायलट के लिए मैं एक नया काम कर रहा हूँ और मैं टैक्स सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन अ टैक्स सोल्यूशन, एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे ऑटो मोड पे वो लेके जाएगा। ओके, बट टैक्स सॉल्यूशंस तो और बहुत सारे हैं, आपकी कोई यूएसपी हमारी होगी विच इज रिहैब मैनेजमेंट सिस्टम, जब तक किसी ने लॉन्च नहीं किया, आरएमएस। सही है। हम एक आरएमएस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक रिहैब को एक पोर्टल देगा ऑनलाइन, जिसके अंदर वो सारे असेसमेंट करेगा, जिसके अंदर वो सारी प्रोग्रेस डालेगा, जिसके अंदर वो क्लाइंट मैनेजमेंट करेगा, जिसके अंदर वो अपने फाइनेंशियल्स भी देखेगा, और उसके बैकएंड पे एक एप्लीकेशन कनेक्ट होगी जो उसको क्लाइंट भी देगी। मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ। सही है। और जिस पे मैंने काम शुरू कर दिया है। सही है, सही है। ठीक है, वो मेरा ऑटो मोड होगा। अल्टीमेट देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आज मैं इतना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, शायद 1 साल बाद 4 लोग और बनाना शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूँ लोग बनाएं। बहुत बड़ी आबादी है भाई, मैं अकेला दे भी नहीं सकता, मेरी औकात से बाहर है। लोग बनाएं, अच्छी बात है, बिजनेस बनेगी, मार्केट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, नए रोजगार होंगे, सब सही है। लेकिन जो गैप एनालिसिस मेरे पास है इस फील्ड का ना, उसको लेने में किसी और को टाइम लगे। सही है। क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लोर किया तो मेरे पास वो गैप आया। तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के बाद हम इसको ऑटो मोड पे ले आएंगे
और बाकी की अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। ठीक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कोई ऐसा मिसकंसेप्शन आपको लगता हो कि सीईओ के बारे में लोगों ने जहन के अंदर बना रखा है कि सीईओ तो कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता होता है एंड समथिंग लाइक दैट, लोगों की कुछ आप कह लें कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं सीईओ से, तो आपके जहन में कोई ऐसी है कि यार लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, सीईओ भी आफ्टर ऑल इंसान ही होता है? यार लोग पता क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे पास तो पैसा बहुत है, जबकि ऐसा नहीं है। सच बता रहा हूँ, देखो एक स्टार्टअप के पास कितना पैसा होता है, उसकी तो अपना बनाया हुआ पैसा होता है। सही। तो हमसे जो इदारे हैं वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हम कोई 100 या 200% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और जबकि खासकर जब मैं खुद सेल करने जाता हूँ तो उनको लगता है कि यार ये अगर ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख घर ही लेके जा रहा है। ऐसा नहीं होता, ये उनको लग रहा है 10 लाख रुपए, भाई 10 लाख में से बचता क्या है आप ये देखो ना, कितना मार्जिन लेके जा रहे हैं, 8%, 9%। शार्क टाइम हमने शायद 23% मार्जिन नहीं 23 ग्रोथ था मेरा। सही है। नेट तो मेरा 10-11 है। ठीक है। और 10-11 का अगर नेट आप लगा दें 4 करोड़ का, 1 साल के बाद क्या लेके जा रहा हूँ मैं घर? सर कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। इसको कोई मार्जिन नहीं कहते, इसको गुजारा करना कहते हैं। ठीक है, तो अगर लोगों को लगता है कि यार इसने 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कर दिया, आपने अपनी सैलरी निकाली इसके अंदर? सैलरी क्या निकाली, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं वही हमारी सैलरी है। सही है। ठीक है। 1-2-2.5 लाख रुपए की हमारी जरूरत है, जिसमें बच्चे पल जाते हैं, घर चल जाता है। सही है। यही बात है, जितनी जरूरत है उतना लेते हैं। ठीक है, ऐसी बात है, कोई ऐसी नहीं है। तो प्रॉफिट को एक्सपेंशन यूज करता है, प्रॉफिट दोबारा घुस जाता है ना, रॉ मटेरियल लेके जमा कर देते हैं, कुछ पैसे बचते हैं, कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं, इन्वेंट्री बना के रख लेते हैं, कुछ सही, प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है तो 4 बना लेते हैं। इस तरह काम कर रहे होते हैं कि यार मार्केट जा रहा है ना फला चीज लेने के लिए, तो एक काम करिए 6-7 लेकर आ जाइए, तो वो इन्वेंट्री स्टॉक में चली जाती है। तो जो पैसा हमारे पास थोड़ा बहुत बचता भी है तो वो दोबारा प्रोडक्शन पे लगा जाता है। सही। और जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि 11-12 घर चल रहे हैं हमारे काम से, ज्यादा नहीं। माशाल्लाह। तो जो 11-12 घराने चल रहे हैं, तो वो अगर अच्छे से चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये भी एक कामयाबी है कि इस वक्त के अंदर आपका घर अच्छा चल रहा है ना भाई, आप बहुत अच्छे हैं, हलाल से चल रहा तो बड़ी बात है, बहुत अच्छे हैं आप, मैं सच बता रहा हूँ। बाकी एंड तो है ही नहीं ना, पर कमा लें जितना कमा सकते हैं। जिसके पास इतना है उसको इतना चाहिए, जिसके पास इतना है उसको और ज़्यादा चाहिए। तो हमारी जितनी ज़रूरत है मैं कोशिश करता हूँ उतना ही करूँ। चले माशाल्लाह से आपने जीरो से स्टार्ट करके कहीं पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी गलतियाँ आपको लगता है जो कारोबार कर रहे हैं इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते? गलतियाँ जो कर रहे हैं, गलतियाँ पता क्या कर रहे हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं करते। सही है। मेरे जितने दोस्त हैं स्टार्टअप्स में, उनसे एक ही बात करता हूँ, यार ब्रांड, स्टार्टअप का जो ब्रांड बिकता है ना वो उसकी फेस वैल्यू से बिकता है। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। प्रोडक्ट में दम कम होता है, लोगों में दम ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्टार्टअप होता है। तो अगर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा ना तो वो आगे चल के मुंह के बल करने वाला। आपको अपनी, और खासकर पाकिस्तान में आपके जितने भी कारोबार हैं उनके पीछे चेहरे हैं। ठीक है, वो चेहरे ही हैं, वो खानदानी नाम हैं जिसकी वजह से उनका धंधा चलता है भाई। तो अगर आपने धंधा अच्छा बनाना है ना तो आपने अपना चेहरा भी बनाना पड़ेगा, अपना भी नाम बनाना पड़ेगा, कि आपका कारोबार आपके नाम से पहचाना जाए, तभी आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्टार्टअप बहुत गलती करता है। सही है। मज़ा आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर लें तो उनका स्टार्टअप ज़्यादा आसानी से ग्रो कर सकता है। और बिजनेस रिटेन करने के लिए क्वालिटी तो ऊपर देना पड़ेगी। क्वालिटी तो देखिए, स्टार्टअप है, अगर उसने कोई नीश आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रोडक्ट तो वो बना रहा है, प्रोडक्ट तो वो बना रहा है, प्रोडक्ट में दम है। और मजे की बात बताऊं, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं भी है, आप में दम है, आप बेच दोगे, वो बेचने के बाद क्लाइंट वापस भी आना चाहिए ना। क्लाइंट वापस है क्या? अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो डिस्पोजेबल है तो क्लाइंट आता है, नीड पकड़ता है। स्टार्टअप नीड पकड़ता है, स्टार्टअप लग्जरी पे काम नहीं कर रहा है, स्टार्टअप नीड पकड़ रहा, तो जो नीड पकड़ रहा है उसके क्लाइंट उसके पास आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। हम स्टार्टअप क्या किसको रहे हैं, एंटरप्रेन्योर क्या किसको रहे हैं, जो नीड पकड़ता है। तो नीड के क्लाइंट तो वापस आता है आपके पास। लेकिन अगर आपका क्लाइंट से रिलेशन अच्छा है आपकी फेस वैल्यू की वजह से, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मसला पता है क्या है यार, छोड़ काम तो हो जाता है, तुम मुझसे सही से बात कर ले यार, काम है ना, खराब हो गया, ये तरखान ने टेबल खराब कर दी, आप फिर भी उससे काम कराओगे। क्यों? क्योंकि यार वो आपकी बात सुन रहा है, आपको अच्छे से एंटरटेन कर रहा है ना। आप खराब प्रोडक्ट के बाद भी उसके पास जाओगे। या मेरी और आपकी भी नेचर है, दर्जी एक होना चाहिए, नाई एक होना चाहिए, बल्ले वो खत खराब कर दे, लेकिन हम दोबारा जाते उसी के पास है। तो ये सबके साथ चलता है, पर्सनल ब्रांडिंग इज नेसेसरी। सही, ठीक। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर आपको कहा जाए कि एक कोई तब्दीली इसके अंदर करें इसमें बेहतरी आ सके तो क्या होगी? एक ऐसी बॉडी बननी चाहिए जो इनको ऑडिट करे। सही है। देखिए हमारे यहाँ फाइनेंस में मैनिपुलेशन बहुत है, सॉरी टू से दिस। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट की तो ऑलरेडी कहते हैं फेडरल बॉडीज नहीं है, ऑडिट की नहीं है। क्या करती हैं वो पता है आपको? तो आप बताएंगे। पैसे लेके ऑडिट होता है ना हमारे। सही। एक बॉडी है हमारी जो एनजीओस को सर्टिफिकेशन देती है, जिसकी वजह से एनजीओस के पास डोनेशन आती है। उसकी फीस पूछ ले, ठीक है, वो फीस लेके आपको सर्टिफिकेट दे देती है। अच्छा, बात खत्म। ओके। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई।
तो बाकी पैसे हो तो हमने जो करना करो, वो पैसे लेंगे और सर्टिफिकेट दे देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे बताओ, मेरे पास पैसे हो, मैं अच्छा सीईओ खरीद लूँ, सही है, सीएफओ खरीद लूँ, वो मुझे मेरी मर्जी का ऑडिट बना के देगा? सही है। मना तो नहीं करेगा? नहीं, वो सीएफओ तो ऑडिट नहीं कर सकता ना, वो तो मतलब external सीएफओ audit firms मैनेजमेंट होती हैं। अकाउंट्स बना के देगा? हम सही सॉरी, है, ठीक, वो आपको अच्छे से मैनेजमेंट अकाउंट बना के दे सही देगा। ऑडिट फर्म आपकी जानने वाली होती है, सही है। कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, पाकिस्तान में बहुत है, ठीक है। आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू, राइट? ऑडिट फर्म को आपने पैसे दिए, उसने आपको ऑडिट करके दे दिया, वो सर्टिफिकेशन वाली, उसने देखा अच्छा ऑडिट है माशाल्लाह, फला कंपनी से किया हुआ, गुड है यार, ये तो सही होगा, चल भाई। अच्छा, ये जो फेडरल कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनजीओस पे नज़र रखते हैं, तो ये भी यही कर रहे हैं यार? हमारे हर जगह खांचा चल रहा है यार, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं भाई। सही है। कोई ऐसा इदारा बता दें जो बगैर खांचे के चल रहा है, फेडरल हो, सिंध हो, क्या फर्क पड़ता है? इतनी मुश्किल से तो हम भाई ब्लैक लिस्ट से बाहर गिरी लिस्ट में आए थे, और शायद गिरी लिस्ट से शायद अल्लाह करके निकले, तो ये तो बड़ा मसला है। ये तो देखिए, करप्शन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, हर मुल्क में होता है। बात ये है कि हमारे यहाँ दिख जल्दी जाता है, हमारे यहाँ एक्सपोज हो जाती है करप्शन, होती है हर जगह, ये क्राइम हर करना जगह नहीं आती, कैसे नहीं एक्सपोज हो जाती है। हमें एक्सपोज हो जाते हैं, सीधी सी बात है ना, हम उसको छुपा, हमारे पेटों में कुछ नहीं रहता ना, मसला सारा ये है। हमारे पेट भूल जाते हैं हम जब तक किसी को बताए नहीं ना। और बाहर क्या होता है, अब आप देखें ना, क्या अमेरिका में क्राइम नहीं है, अमेरिका में करप्शन नहीं है बहुत ज़्यादा, किसी भी स्टेट के अंदर चले जाएंगे करप्शन नहीं है, वो लोग उसको एक्सपोज नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है, हम इसको खुशी समझते हैं, बराबर वाले का ऐप बाहर निकालना। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, आपका कोई जानने वाला होगा, आप किसी को बताते हो, वो किसी को बताते हो, तो चीज़ एक्सपोज हो जाती है। तो हम भी उतनी ही कर रहे हैं जितने बाकी मुल्क कर रहे हैं, शायद उनसे कम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टोटल कैपिटल भी छोटा है ना, हमारा पर कैपिटा भी छोटा है। मेरे ख्याल से अगर अमाउंट वाइज कह रहे हैं तो शायद हम कम कर रहे हो, बट हमारे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे कि इन जनरल जो गवर्नमेंट ऑपरेट सिखाई जाती है ना यार। हाँ, वही ना, वही वाला मामला सिखाई जाती है ना। अब जैसे आप एक स्टार्टअप है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कितने एलोन मस्क हैं, पाकिस्तान में कितने मेटा है, कितने माइक्रोसॉफ्ट हैं, कितने बिल गेट्स हैं। इट मीन्स कि उनका स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है कि वो इतने बड़े नाम पैदा करता है। सही है, सही है। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है ही नहीं। अगेन वही वाली बात जो हम शायद इस पॉडकास्ट से पहले कर रहे थे, आप शटर उठाते नहीं और 4 लोग पहले पहुंचे हुए होते हैं कि शटर क्यों उठाया तुमने। सर बात ये कि हमारी उम्र छोटी है, वी आर न्यू बॉर्न चाइल्ड। पाकिस्तान एक न्यू बॉर्न है हर फील्ड के अंदर, वो लोग खापड़ हो चुके हैं, हम तो अब सीख रहे हैं। इकोसिस्टम जो उनका 100 साल पहले बना था, हमारा वो अभी उसकी बुनियाद भी नहीं रखी है हमने ना। अच्छा, चाइना तो हमारे बात आज़ाद हुआ है, उनके बारे में क्या रहा है? उन्होंने बच्चे बहुत पैदा किए और प्रोडक्शन बहुत मारी है रच के हर लिहाज से। बात सिर्फ ये, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोडक्शन में आए। मेरी जितने भी लोगों से बात होती है, मैं उनको बोलता हूँ सेल से ज़्यादा प्रोडक्शन में फोकस करो। आप कुछ बनाओगे तो कुछ बेचोगे ना, आप बना कुछ नहीं रहे हो, आप बेचने की बातें कर रहे हो। बनाना कहाँ आसान है, यहाँ बनाना आसान है। हमने खुद मुश्किल किया ना, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है हम बनाए। देखिए, हमारे यहाँ कुछ डोमिनेंट इदारे हैं, कुछ डोमिनेंट खानदान है, ठीक है, उनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई यहाँ से जो यूथ है वो बाहर चली जाए किसी तरीके से, ठीक है, और बाकी का जो मुल्क है ना उसको हम बाप की जागीर समझ के इस्तेमाल करते रहे। बात है सीधी, ठीक है। आप जीरो से उठ के किसी बड़े खानदान को टक्कर नहीं दे सकते हो। आपकी मार्केट डोमिनेंसी है, ठीक है, कुछ खानदान है जो डोमिनेट करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोरी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको मेमन डोमिनेट करता है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसको पठान डोमिनेट करता है। आपके उनके बीच में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते, पॉसिबल ही नहीं। आप कोयटा होटल चला सकते हैं? सर नहीं चला सकते, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ है, बॉडीज हैं हमारे पास जो कि बहुत सारी चीज़ों को बिल्ड कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, जैसे ये आपकी न्यू बोर्ड प्लाई बनती है, न्यू बोर्ड की लेमिनेशन बनती है, ये गरीब खानदान है, ठीक है, इनका सरनेम है गरीब खानदान बनाता है न्यू बोर्ड की प्लाई, सही है। वो राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, वो व्हीट एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आप नीचे से उठ के इनको लेवल पे आ सकते हो? नहीं आ सकते। ये खानदानी जायंट है, दीवान ग्रुप है, खानदानी जायंट है, दाऊद ग्रुप है, खानदानी जायंट। हमारे टाटा बिरला है ना, इनकी मोनोपोली है। नहीं, अगर आप एक बेहतर इकोसिस्टम बनाते हो तो हम यूएस की बात कैसे बनाएंगे बेहतर इकोसिस्टम? दुनिया लोगों ने बनाया है ना, यूएस दुनिया में बनाया ना सर। आप पाकिस्तान दुनिया में थोड़ी आता है, ये तो अलग ही दुनिया है इसकी। चांद पे रहते हैं। हमारा एक अपना गोला है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक अपना गोला है, हमारा एक अपना सिस्टम है। हम दुनिया की किसी एसओपी को फॉलो करते हैं? हम तो किसी एसओपी पे ही नहीं आ रहे, ठीक है। हम तो बिल्कुल एंड में जब दुनिया ने ज़कात देनी होती है तो हमारा नाम आता है। हम तो पल ज़कात पे रहे हैं, ठीक है। किसी को पता ही नहीं हमारे पेड़ में कितनी ज़कात घुसी हुई है, क्योंकि इदारे हमारे ज़कात पे चल रहे हैं। बाहर से जो फंड्स आ रहे हैं वो ज़कात के आ रहे हैं, सही है। तो हम तो चली चैरिटी पे रहे। हमें तो दुनिया ने रखा है इसीलिए कि भाई हम अपना दुनिया का CSR हमारे पास आता है, तो हमें तो रखा हुआ इसीलिए कि भाई CSR यहाँ जाके वाइट होगा। बात सिर्फ इतनी सी। और हमारे पास कुछ डोमिनेंट खानदान है जो बहुत मजे में जी रहे हैं, उनके बीच में आप घुस ही नहीं सकते हो, नीचे से नहीं आ सकते हो पाकिस्तान में। इतना कमाओ, इसीलिए हमने अपनी सोच ये रखी है, इतना कमाओ कि जिंदगी अच्छी गुजर जाए। हमें किसी बड़े से मुकाबला करना ही नहीं है भाई। उस रेस में चले गए तो जिंदगी खत्म, और मर गए तो ऊपर क्या जवाब देंगे? एक ही जिंदगी है, बार बार थोड़ी मिलेगी।
मेरी तो इतनी औलादे भी नहीं है, किसको देखे जाऊंगा। सो आसान करते हैं जिंदगी को। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन के अंदर कोई एक इनिशिएटिव जो आप लेना चाहते हो? स्पेशल एजुकेशन के अंदर एक इनिशिएटिव पता क्या लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बॉडी नहीं है, जिसका मुंह आता है इंस्टीट्यूट बना लेता है। सही, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, आपको पता है स्पेशल इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन नहीं है। सही है, जैसे और स्कूल्स की होती है नॉर्मल। जी, वो बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होता रजिस्टर? अभी तक नहीं आई। ठीक है, ये ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑपरेट करता है? नहीं, प्राइवेटली भी ऑपरेट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके। मिसाल के तौर पर मैं थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास थेरेपी करने का लाइसेंस है। लाइसेंस भी मुराद में अगर साइकोलॉजिस्ट हो तो PMDCP एक इदारा है जो आपको लाइसेंस देता है, ठीक है। और अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मेरे पास एक डिग्री है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ तो मेरे पास यूनिवर्सिटी का मास्टर्स है। मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ तो मेरे पास मास्टर्स है। मैंने उस मास्टर्स के फ्रेम किया, अपने पीछे लगाया, मैंने दुकान खोल ली, दैट्स इट। मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो बेसिकली डॉक्टर हुआ ना। डॉक्टर कैसे हुआ है? डॉक्टर तो फिर MBBS करके, डॉक्टर की कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होती है क्लिनिक की, कहीं ना कहीं डॉक्टर की क्लिनिक की ये रजिस्ट्रेशन हो जाती साइकियाट्रिस्ट है। होता है ना ये बंदा, तो नहीं? साइकियाट्रिक इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। स्पीच थेरेपी से एक अलग बॉडी है, ऑक्यूपेशनल सही। थेरेपी एक अलग बॉडी तो है। इनको कोई एक बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही, बॉडी को रेगुलेट नहीं ये अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहे खोल अपनी। सकते इस वक्त आपके पास पाकिस्तान भर में अगर 2500 से 3000 इंस्टीट्यूट हैं तो वो उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। देखिए, नॉन प्रॉफिट तो आपने NGO बना लिया ना, NGO की तो रजिस्ट्रेशन हो गई। हैं। उस NGO के अंदर आप कर क्या रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? ओके, ये तो बहुत बड़ी विंडो है। ठीक है ना, इसको तो कोई नहीं देख रहा ना कि उस NGO के अंदर आप क्या कर रहे हैं। आपने बोला मैं एजुकेशन पे काम कर रहा है, अब उस एजुकेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसको कोई देख रहा है? वो भी बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा। गवर्नमेंट आपको कह रही है कि अच्छा आप अपना NGO का ऑडिट दे दें, तो आप ऑडिट किसका देते हैं? फाइनेंस का ही देते हैं ना। ऑडिट आप देते हैं करिकुलम का, नहीं। ऑडिट आप देते हैं कि हमने बच्चों की ये फला एक्टिविटीज की, इसका ऑडिट कर लें, आप दे सकते हैं? सर बॉडी नहीं है, सही, किसी कोई को पता ही गाइडलाइंस नहीं। एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे एक नॉन प्रॉफिट NGO, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, NPO है, वो एक स्पेशल इदारा चला, ठीक है। PCP आता है उसके पास ऑडिट करने के लिए। PCP क्या ऑडिट करेगा? क्या करेगा? फाइनेंस, ओके। और तो कुछ नहीं करेगा ना। मगर फाइनेंस उसको ये पता लग जाएगा एक्चुअली कर क्या रहा है ये। नहीं, फाइनेंस उसको ये पता चलेगा कि ये खर्च कितना कर रहा है और इनके पास आ कितना रहा है। मगर एक अच्छा ऑडिटर की जिम्मेदारी हमेशा होती है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। एक अच्छा ऑडिटर को क्या पता कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? हाँ, अगेन उसको ये पता है कि इस फील्ड के अंदर कुछ चल रहा है। एक अच्छे ऑडिटर को कैसे पता है स्पीच थेरेपिस्ट क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है एग्जैक्टली, ये नहीं पता तो ना। उसका काम नहीं है ना। उस थेरेपिस्ट को कौन ऑडिट करेगा? हाँ, कि वो तो आप इस बच्चे के साथ इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो, ये इसको ऑडिट कौन करेगा? हाँ, ये तो ऑडिटर का काम भी नहीं। काम नहीं है ना। आप तो सिर्फ फिगर ऑडिट करते हो ना, भाई इतना पैसा आया, इतना गया, ये तुमने ये 500 रुपए की परचेजिंग करी, इसका बिल दिखा दो। इससे ज्यादा क्या ऑडिट करोगे? तुम्हें पता है कि एक बोर्ड एनालिसिस सर्टिफाइड बंदा क्या प्रैक्टिस कर रहा है, इसको कौन ऑडिट करेगा? तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही कर सकता है ना, ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है ना। नहीं है ना, तो सब्जेक्ट ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसकी बॉडी नहीं है, जैसे कि मुखफ़्फ़फ़ ही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करती क्या है। कर रहे हैं हाँ। सब। उसको पता है क्योंकि हमने एक करिकुलम सेट कर दिया, इस करिकुलम को आप पढ़ाना है। अभी रिसेंटली मदरसों की रजिस्ट्रेशन पे इतना हुआ है, वो ठीक उसी है। पे हो रहा था कि पढ़ाया क्या जाएगा। मदरसा वहां से चल रहा है, शुरू 1400 साल से चल रहा है ना, एक सिस्टम है हमारे पास। ये एक नई चीज है जिसका अब तक करिकुलम भी नहीं है। बच्चा टू बच्चा वैरी कर रहा है। हर थेरेपिस्ट बच्चे का अलग प्लान बनाता है, हर बच्चे का अलग करिकुलम है। क्या ऑडिट करोगे? अब ऑडिट क्या होता है, उसका पूरा प्लान है मेरे पास। मैं वो बॉडी बनाना चाहता हूँ। ये तो बेसिकली रेगुलेट करेगा कोई। रेगुलेटरी एक बॉडी हो जो कि थेरेपिस्ट को लाइसेंस दे कि भाई तुम अपना क्लिनिक बना सकते हो, और सिलेबस क्या होगा वो डिफाइन करेगा। लेकिन आप अपनी चीजें हमसे अप्रूव करवाओगे, जो भी करोगे। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट कर रहा है तो सर आप कौन से टूल्स फॉलो कर रहे हो? देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट एक बच्चे को लेबल करता है कि आप ऑटिस्टिक हो, आप ऑटिस्टिक नहीं हो। सर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कैन यू इमेजिन? आप किसी की जिंदगी को लेबल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लोगे, PMDCP का 6 महीने का डिप्लोमा कर लोगे और आप किसी की जिंदगी के साथ खेल लोगे? क्योंकि बॉडी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका जो दिल करता है आपको, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई इस फील्ड से कोई मुझे सुनेगा तो वो एग्री करेगा इस बात पे, कॉपी पेस्ट करके लोगों की अगर क्लिनिकल रिपोर्ट्स बन जाए तो आप बताएं फिर हम किस तरफ जा रहे हैं। सही है, वो तो ग्रे एरिया हो गया ना, पता ही नहीं क्या चल रहा है, इसका जो ठीक है, दिल चाह रहा कर रहा होगा। मुझे वो ग्रे एरिया पता है। सही है, तो अगर मैं बॉडी बनाऊंगा ना तो मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री के हैं। एग्जैक्टली। कोई नया बंदा बॉडी बनाएगा वो उसको पकड़ नहीं सकता। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला और अल्लाह ताला ने मुझे ये शकत दी तो मैं ये जरूर करूंगा।
सही सही ताकि हमारी आने वाली जनरेशन खराब ना हो। सही है, ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ एक है। बच्चे को आप पागल बोल दो, उसकी जिंदगी गई ना। ये काफ़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ है। और आप पागल लिख के दे दो सर, तो उसकी जिंदगी। आपने क्या करना है, आपने लिखा द किड इज ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ MR, मतलब मेंटल रिटार्डेशन की बॉर्डर लाइन पर वो है। तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी पावर किसी को दी तो चेक नहीं किया कि कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे कौन करेगा? एक आपका इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, हैं? उसके पास से साल में कितने साइकोलॉजिस्ट निकलते हैं? वो साइकोलॉजिस्ट निकल के पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, कौन चेक करेगा? एक साइकोलॉजिस्ट अपने गांव में बैठा हुआ है, वो असेसमेंट कर रहा है क्योंकि उसके पास PMDCP है। सही है। वो किसी भी बच्चे को ऑटिस्टिक बोल दे, किसी भी बच्चे को IDD का अच्छा, लेबल दे अगर दे। ऐसे आप कह रहे हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी कोई डॉक्टर्स को नहीं पता स्पेशल नीड्स क्या है, आपको पता? डॉक्टर्स को नहीं पता होगा, बट पहले तो ये जानना होगा कि इट्स लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन। नो, ओके, इट्स अ डायग्नोस। सही है। इट्स अ डायग्नोस। आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, आपको रिपोर्ट आ रही है आपके ब्लड में ये मसला है, अच्छा सही है, इसमें तो कोई टेस्ट उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन गई। सही है, अब साइकोलॉजिस्ट के पास एक टूल्स है व्हिच इज द चेकलिस्ट। सही है। बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है, अच्छा ये मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ है। अच्छा ये मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ है। जैसे आपके पास माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, 6 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स क्या है कि वो अपने आप को बैक फ्लिप करेगा, सही है, बैक क्रॉल करने की कोशिश करेगा, अपने आप को पुश करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो उसका मतलब उसके माइलस्टोन डिलेड है। साइकोलॉजिस्ट लिखते हैं डिलेड माइलस्टोन। 6 महीने की उम्र में इसको ये करना चाहिए था, इसने नहीं किया, तो ये माइलस्टोन। अब उसने ये दे दिया, 1 महीने बाद उसने वो काम कर लिया। पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है, पेरेंट्स ने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं, उनको नहीं समझ में आया। 6ठे महीने का माइलस्टोन उसने असेसमेंट के 4 दिन बाद पूरा कर लिया। अब आप मुझे बताएं किसकी गलती है यार? मेरे ख्याल से प्रॉपर गाइडलाइन नाउ नहीं गलती है। समझ रहे, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट अगर आप निकल रहे हैं तो आपका सुपरवाइज होना चाहिए कोई ना। आपकी कोई रिपोर्ट बना रहा है तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बॉडी होनी चाहिए जो आपकी रिपोर्ट्स को अप्रूव करे। कुछ इदारे हैं जिनके पास PhD होल्डर्स, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, जो अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाती है तो वो ऊपर बोर्ड में जाती है, वो उसको रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। 4-4, 6-6 महीने लगाते हैं रिपोर्ट देने में। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर एक बच्चे का असेसमेंट आज हुआ, उसकी रिपोर्ट 6 महीने बाद मिली, तो उसकी तो कंडीशन ही 6 महीने में चेंज हो गई ना। सही बात। अब उस रिपोर्ट का आप करेंगे क्या? तो सर सिस्टम में बड़े लूप होल्स हैं। अगर मैं समझाने बैठूं तो यहाँ हमारी पूरी रात निकल जाएगी। मैं इतने लूप होल्स बता सकता हूँ आपको। ठीक ठीक। कि थेरेपिस्ट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हो किसी को नहीं पता। एवरीबॉडी इज डूइंग देयर ओन प्रैक्टिस, दैट्स इट। सही है। अच्छा, 5 साल माशाल्लाह से आपको हो गए हैं। पाकिस्तान इकोसिस्टम में कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर तब्दील हो जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है? अगर हमारे लोग सच पे काम करना शुरू कर दें तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। वो तो सोसाइटी का मसला है। नहीं, सोसाइटी नहीं, इकोसिस्टम भी हमारी सोसाइटी है ना। ये स्टार्टअप की सोसाइटी है, ठीक है। उसमें मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं बेच ज़्यादा रहा हूँ। मैं कर बहुत कुछ रहा हूँ, मुझे बेचना नहीं आता। वहाँ भी स्क्रूटनी नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप स्टार्टअप अवेयरनेस किस यूनिवर्सिटी में देना चाहेंगे जहाँ पर ऑलरेडी अमीर बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, अमीर पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं? मुझे बताया ना। आपको अगर स्टार्टअप अवेयरनेस देनी है तो आप जाएं KU में। आपको स्टार्टअप अवेयरनेस देनी है तो आप जाएं लियारी यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हैं? आपको अवेयरनेस देनी है तो आप जाएं किसी लोकल स्लम एरिया की यूनिवर्सिटी में, वहां से निकलेगा स्टार्टअप। सर आप ज़ेबिस्ट के बच्चों को क्या स्टार्टअप समझाएंगे? उनको इन्वेस्टमेंट देंगे आप? भाई उनके बाबू की इन्वेस्टमेंट से यूनिवर्सिटी चल रही है, सीधी सी बात है ना। आप किसको देंगे? आप IBA के बच्चों को इन्वेस्टमेंट देंगे? आप उनको बताएंगे कि आप पैशनेट रहे, आप स्टार्टअप बनाएं? सर स्टार्टअप वो बनाएगा जिसको भूख होगी। सही। हर वो बच्चे क्या आपको लगता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे? मुश्किल है, बट निकलते तो हैं। देखिए वो एक डिबेटिंग सोसाइटी है, देखने करने के लिए बहुत अच्छा माहौल है। आपने स्पीच दी, आपकी रीच अच्छी बढ़ी, वहां सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए, चीज हो गई, ओके हो गई अपने अपने घर पे, और रिजल्ट कुछ नहीं है उसका। लेकिन मैंने बताया, मैंने एक दफ़ा एक हमारा इदारा है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, उनके साथ में बैठा हुआ था, ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी मेरी उनके साथ, बड़ी कैजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, हम एक ट्रक बनाते हैं और टैलेंट हंट पे चलते हैं। रंचो लेन चलें, बेरिंग मार्केट चलें, डेंसोवाल चलें, बुल्डन मार्केट चलें, ठीक है, शेरशाह चलें। मैं आपको वहाँ से स्टार्टअप देता हूँ, मैं आपको हंट करके देता हूँ। जो लेथ मशीन पे लड़का खड़ा हुआ है ना, वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है। उसको ग्रूम करना है, करे ना। बात सारी यही है ना।
आप एक ऑलरेडी ग्रूम्ड बच्चे को क्या ग्रूम करेंगे? बट हो सकता है ना कि जब उसको अवेयरनेस दी जाए तो वो उसका जहन बने कोई स्टार्टअप करने का। अल्लाह करे ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हो तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये जो क्लेम है ये ये कह लो कि बैक्ड बाय कुछ डाटा फैक्ट्स है या ये आपका अंदाज़ा है? यार आप इसको लॉजिक पे ले लो ना, आप इसको लॉजिक पे ले लो। देखें, आपके पास जो बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो वैसे ही वेल ऑफ है, तभी तो वो पढ़ रहा है ना, तभी तो वो पढ़ रहा है ना। सही। अगर आप उसको सीड राउंड में इन्वेस्टमेंट देते हो तो उसके बाद 10 लाख रुपए नहीं होंगे क्या? वो सीड राउंड पार करे, उसको घर से मिल जाएगी ना इन्वेस्टमेंट। आपके कितने ऐसे स्टार्टअप हैं अभी भी जिनको घर से इन्वेस्टमेंट मिली है भाई, ठीक है। आपको जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट देनी है ना, वो नीचे मार्केट में बैठे हुए हैं। आप चले मेरे साथ लियारी की गलियों में, मैं आपको दिखाता हूँ लेथ मशीन की दुकान पे, पंचर की दुकान पे, प्लम्बर की दुकान पे, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे वो हुनरमंद लड़का बैठा हुआ जिसको अगर आपने हल्का सा हाथ भी पकड़ाया ना तो क्या कर जाएगा, आपकी सोच है। सही। तो अगर आप वाकई टैलेंट पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो सर वो इलाके हैं जहाँ वाकई काम हो रहा है। मच्छर कॉलोनी में जाएं, छोटे छोटे बच्चे मछलियां पकड़ते हैं ना, उनको सब पता है कैसे एक्सपोर्ट होती है, कौन सी मछली, वो आपसे मुझसे बेहतर जानता है। आप उसको बाहर लेकर आए, उसको बोलें सी फूड को एक्सपोर्ट करते हैं, आधिक कैसे होता है, ठीक है। आप चले मेरे साथ बाबा बेटा आइलैंड पे, वहां मैं आपको स्विमर्स दिखाता हूँ, उनको वहां से निकाले ओलंपिक में लेके जाए ना, आप देखें वो कैसे तैरते हैं। छोटे से ड्रम काटे हुए होते हैं, पानी में अकेले अकेले घूम रहे होते हैं, उनका खेल है। वो पानी में जो है ना वो पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, हम रोड पे खेलते हैं। तो सर बेसिकली आपका जो टैलेंट है ना वो इन जगहों से आता है, उनको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप वाकई मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो बनाएं ट्रक। तो वहाँ आपका मानना ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग बैठे हैं या स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें नहीं है टैलेंट? देखिए, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, मेरा एक तज्जिया है अपना। आपने मुझे यहाँ बुलाया इज़हार राय करने के लिए, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को स्टिग्मा नहीं दे सकता, मैं किसी को लेबल नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मेरी एक राय है, ये मेरी ख्वाहिश है। हमारा नेक्स्ट सवाल जो शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में था, अगर शार्क टैंक पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे आए थे, बिल्कुल आए, जिनका बड़ा कहते हैं स्ट्रॉन्ग, उनके बात करने से पता लग रहा था, जब उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। मैं उनसे मिला हूँ भाई, जिनके साथ 4 गाड़ियां आई हैं, उनके साथ ड्राइवर आए उनका बैग उठाने के लिए, तो मैं तो उनको देख के ही परेशान हो रहा था। मैंने यार ये कौन लोग हैं भाई, इनको इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? आप समझ रहे, वो किसी और मकसद से आए, ठीक है, हमारा मकसद कुछ और था। हम तो इनोवेशन कहीं भी थ्राइव कर सकती है, वो चाहे मेरे ख्याल से नीचे हो या ऊपर हो, जहन होना चाहिए, कर सकती है। आपको पता है मेजॉरिटी जो हमारे जो ये बिलियनियर्स स्टार्टअप, मैं उनको बिलियनियर्स स्टार्टअप बोलूंगा, वो अपने ही फैमिली बिजनेस के अंदर जिद्दत लेकर आते हैं। आप समझें, वो अपने ही बिजनेस के अंदर एक नई चीज लॉन्च करते हैं और उसी बिजनेस का सहरा लेकर आगे बढ़ते हैं। स्क्रैच से शुरू करना बहुत मुश्किल काम है, अपनी पहचान बनाना, काम करना, सर ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कह सकता, मुझे आप फिलैंथ्रोपिस्ट वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं कि मैं आने वाले वक्तों में शायद वो बन जाऊं, लेकिन मैं कोई एक दीवान ग्रुप की जैसा बड़ा जायंट नहीं बन सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे जनरेशन सही है वहां तक पहुंचने के लिए, अकेला आदमी नहीं बन सकता ना। कैसे बनेगा मुझे बताएं, वो भी हलाल से, माजरत के साथ कैसे बनेंगे सर, मुझे बताएं ना। मेरे पास को किकबैक देने के लिए पैसे तो नहीं है, मेरे अब्बा को जायदाद तो नहीं छोड़ के गए जिसको मैं बेचूं और डबल कर दूं, ठीक है। बिटकॉइन सीखने के लिए भी मुझे 4 साल और लगेंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तो अपने को तो भाई जो सीधा साधा काम आता है उसमें आपको क्या लगता है कि मैं कोई जायंट बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। ये एक रियलिटी चेक है। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लूँ, कुछ 2-4 अच्छे काम कर लूँ और यहाँ से आगे बंद करके चला जाऊँ, मेरे लिए बहुत है। ये अपनी दुनिया नहीं है भाई। सही। चलें शार्क टैंक की तरफ बढ़ते हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार मेरा बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा। अपने को तो एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। कैमरा मुझे वैसे ही बड़ा फैसिनेट करता है और बोलने की थोड़ी सी शौक है मुझे, बोलता थोड़ा सा अच्छा हूँ तो बोल लेता हूँ, सीधी सी बात है। कहानी सुनाने में मज़ा आता है तो कहानी सुनाई। तो बहरहाल मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत प्यार मिला शार्क टैंक के उस वक्त ऑन स्टेज क्रू के साथ भी। मुझे बड़ी अच्छी उन्होंने हॉस्पिटैलिटी मिली, बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ बनी। आज मेरे राब्ते में शार्क टैंक का पूरा क्रू, मतलब इन दो प्रोड्यूसर को भी मैं डायरेक्ट फ़ोन करता हूँ कि हाँ भाई क्या सीन है, क्या हाल है वाले, क्योंकि वो कराची वाली वाइब्स है उनके अंदर ना। सारा लौंडा कराची का था, हम वहाँ बैठे हुए थे तो वो वाइब भी कराची वाली थी कि यार बिल्कुल हमारा अपना शहर है, ठीक है, हमारे अपने लोग हैं और हम अपने लोगों में बैठे हुए हैं। तो मुझे कोई स्ट्रेंजर फील नहीं हुआ। सही सही। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत मजे का रहा। और जब आपके मुंह पे 21-22 कैमरे लगे हुए हों, क्रेनों के साथ बैठे हुए हों, क्रू बैठा हुआ हो, किसी ने सीने पे कैमरा बांधा हुआ है, किसी ने सर पे पकड़ा हुआ है, तो वैसी चीज़ें बड़ा फैसिनेट करती है। और मज़े की बात यह है कि ये स्पीच आपकी अपनी थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। मतलब आपके दिल में जो आ रहा है वो आप कह रहे हो। आज़ादी मिली ना बोलने के लिए, मेरे ख्याल से बहुत है।
और किसी चीज़ की आज़ादी मिले ना मिले, बोलने की मिलनी चाहिए। बट प्रोग्राम का मेन मकसद में फंडिंग हासिल करना है, वो भी तो मिली थी आपको। पैसे मिल जाएंगे ना, मसला नहीं है, पैसे मिल जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। जब इतने बड़े लोगों ने कमिट कर दिया तो पैसे कहाँ जाएगा, मिल जाएगा। तो पैसे अभी तक मिले नहीं आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कितना महीने हो चुके हैं तकरीबन? इट्स बिन मोर देन, यार अगर मैं टोटल टेन्योर की बात करूँ तो हमने रजिस्ट्रेशन की, नहीं, प्रेजेंटेशन जो दी, जब कमिटमेंट दिया, उससे कितना टाइम हो गया? मेरे ख्याल चौथा पाँचवा महीना तो शुरू हो गया। तो चौथा पाँचवा महीने के अंदर तो मेरे ख्याल से फाइनलाइजेशन पे होंगे अब तो मामला। यार कह सकते हैं फाइनलाइजेशन पर, वो हमारी तरफ से तो जा चुके हैं, अब वो आगे उनके प्रोसेस क्या कर रहे हैं वो उनको पता है, अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, पहली दफ़ा हुआ है काम, तो वो लोग भी सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, बना हुआ सिस्टम उनके पास भी नहीं है। सही है। ठीक है, वो लोग भी ये देख रहे हैं कि यार, और हमारे पास ना फेवर कल्चर बहुत है। ठीक है, तो और स्टार्टअप्स के पास सीधी सी बात है यार, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते हैं। ठीक है, हम या तो ऑडिट करवा सकते हैं या तो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ही पता होगा ना, फैसिलिटेट तो कर ठीक रहे है, होंगे। फैसिलिटेट वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। एक शार्क ने 20 25 इन्वेस्टमेंट दी हैं इन स्टार्टअप्स को, तो उन सारे स्टार्टअप्स को लेके बैठना, उनके मसले लेके बैठना, उनका रोना धोना सुनना। ठीक है, हम तो स्टार्टअप हैं, मैं सिंपैथी नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको सिंपैथी लेना अच्छा लगता है कि सर हम तो स्टार्टअप हैं, मैं तो छोटा सा फंड है, हम इसको कैसे करेंगे। तो उनका रोना धोना सुनना, किसी का ड्रामा सुनना, किसी की पर्सनल मजबूरियाँ सुनना, ये सारे काम वो इस वक्त कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देर में खैर होती है, अगर वो 6 महीने और भी लें तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि उनकी हमारी इन पिचेस के बाद जो ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है, जो बिज़नेस पे फ़र्क पड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। ठीक है, सही है। मसा आपसे खुश हैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बाकियों का तो ऐसा तो नहीं है इतने खुश हो गए आपने कहा फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, पैसा किसको बुरा लगता है भाई, आने देने से पैसा कौन मना करता है, पैसे अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं वो वाहिद लकी स्टार्टअप हूँ जिसकी कोई रॉयल्टी डील नहीं है। सही सही। वरना मेजॉरिटी स्टार्टअप्स की आप देखेंगे रॉयल्टी डील है, शार्क्स की इन्वेस्टमेंट सेफ है। मेरे पास तो उन्होंने रिस्क ले लिया, कोई रॉयल्टी डील नहीं है, सीधी सीधी इक्विटी है। ठीक ठीक, नफा है नुकसान है साथ है। सही बात है। मेरे ख्याल से पोर्टर पाकिस्तान के पास भी कोई रॉयल्टी डील नहीं है। हाँ, उसने अच्छा नेगोशिएट किया था, तो उसको रॉयल्टी मांग रहे थे वो 3%, लेकिन उन्होंने वेव करा ली। अप्रिशिएट, उसने बहुत अच्छा नेगोशिएट किया था, इज स्मार्ट गाय। सही सही। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, पाकिस्तानी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी एक चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए थी? सर बिजनेस का है, धंधा है हमारे। धंधे के अंदर एक बुरी बात जो लगती है, बदमाशी, ओके, पावर शो। तो कारोबारी लोगों को तो नहीं करना चाहिए यार, ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं करनी चाहिए, सही क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा हैबिचुअल है। देखिए, हमारे मसला पता है क्या, अगर आप स्टार्टअप है, आपको पता है पाकिस्तान बेस्ड है, आपको पता है आप यहीं बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका असर सुख ज्यादा है मुझसे, तो आप मेरी पॉलिसीज को चेंज करेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दूसरे। हम जो कह रहे हैं यार वो सही है, तुम तो स्टार्टअप हो ना, हम तुमसे पुराने हैं, हमें ज्यादा पता है। मेरे साथ मैं ये चीजें बहुत फेस करता हूँ। आप हमारे हिसाब से डलो, आप हमारे हिसाब से डलो, यार ये डिस्काउंट दे दो, ऐसे नहीं दो। पर अच्छा, स्टार्टअप की मजबूरी होती है, वो देख रहा है यार 20 लाख रुपए की इनवॉइस है, 2 लाख रुपए डिस्काउंट दूंगा तो सेल क्लोज हो जाएगी, तो उसको देना पड़ता है, वो रिजेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि पीछे बैंक खाली। सही है, ठीक है, ये एक मसला आता है। तो हमारे यहाँ लोग नॉर्मल डील्स के अंदर जो पावर शो करते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। आपको दोनों तरफ से सुनना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए। पावर शो नहीं होना चाहिए। कारोबार करना है ना, तरीके से टेबल पे बैठ के करो, पावर शो नहीं करो। ठीक ठीक। बट मेरे ख्याल से तो बड़े कारोबारों को और एहसास करना चाहिए स्टार्टअप्स का, और ज़्यादा ईज आउट करना चाहिए ग्राउंड उनके लिए। इसका वाइस वर्सा है ना। सही है। हमारे यहाँ वो है ना, पुल सिस्टम है ना, पुश सिस्टम नहीं है। खींच ले, आगे बढ़ जाएगा तो मसला हो जाएगा। बच्चा तो हमारे हाथ का कहाँ निकल गया, पकड़ इसको भाई। हमारे यहाँ कल्चर डिफरेंट है भाई। तो ऐसा क्यों है हमारा कल्चर के ऊपर? ये क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, उस पर तो पढ़ना है। ठीक है, इस क्यों का जवाब तो हमारे बुजुर्ग नहीं दे सके, तो मेरी क्या औकात की। हम एम्पावर क्यों नहीं करते अपने नई जनरेशन को? कैसे एम्पावर करेंगे आप बताएं? आप खुद एम्पावर नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, आपके पास 2 डाले नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। आप खुद एम्पावर नहीं है, आप किसी को क्या करेंगे? अच्छा, वो तो आप सही कह रहे हैं। पावर शो है ना। एक आम आदमी भी आपके पास डाला बेच सकता है भाई। ठीक है, एक आम आदमी भी बेच सकता है, इसके लिए किसी वर्दी की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ सब होता है। पावर शो है, अना की जंग है। आपकी बात किसी को बुरी लगी, उसने बोला यार उसने मुझे बोला कैसे, आप देख मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तो इतनी अना क्यों है हम में? हमारी शायद वो पीछे सरिया डले हुए ना सबके साथ। सरिये बहुत ये अना तो सारी कहते हैं पिघल जाती है जब दूसरे मुल्कों से कोई कॉल आती है। बहुत सारी है, मुझे कभी कॉल आई नहीं है देखें। और मेरे अंदर अगर आपको आना दिख रही है तो मुझे बता दें। नहीं तो हम लोग को दिखाया ही नहीं होगी ना। नहीं, हमें जरूरत नहीं है यार। यही लोग होते हैं बाहर जाते हैं, सारी अना पिघल जाती है। देखिए, बात पता है क्या है, आना वो दिखाता है जिसके पीछे कुछ वो बात है सीधी। पैसे का गुरूर होता है, पावर का गुरूर होता है,
लेकिन बड़े बड़े ताकतवर लोगों को ना ज़मीन भी नहीं मिली यार। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, पूरी कायनात का पैसा भी उनके पास आ गया फिर भी 2 गज ज़मीन नहीं मिल सकी। इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। तो जो लोग आज अना के पुजारी हैं उनको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए कि उनके साथ होगा क्या। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर आपको लगता है जिसको इतनी अहमियत नहीं दी गई पर उसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का? अहमियत नहीं दी गई। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको अहमियत दी गई है, पहले आप मुझे ये बताएं फिर मैं आपको आपके सवाल के जवाब देता हूँ। ठीक है सर, हमारे यहाँ ना आप रोड बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, सिर्फ हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन जो हमारे रियल इस्टेट है बेसिकली उसी को अहमियत मिली भी, बाकी सब निगलेक्टेड है। ठीक है, आपको छोड़ कोई भी सेक्टर उठा लें निगलेक्टेड है। स्पेशल एजुकेशन पे अब काम शुरू हुआ है क्योंकि हमारे कुछ आला इख्तियार बाख्तियार लोग हैं, उनके बच्चे स्पेशल हैं, इसीलिए ये फील्ड मार्केट में आ गई। अगर उनके बच्चे स्पेशल नहीं होते तो ये फील्ड भी मार्केट में नहीं आती, इस पर भी काम नहीं होता। कुछ साहिब इख्तियार लोग हैं जिनके बच्चे स्पेशल हैं। तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है जब कोई सेक्टर, ये मुल्क खड्डे में जा रहा है और कहाँ जाएगा, हम भी उसी बहाव में बह रहे हैं, पता नहीं कब सैलाब आएगा और ले जाएगा अपने साथ। तो कोई उम्मीद है? अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, ऐसी बात अल्लाह नहीं ताला है। भी उनकी मदद करता है ना जो खुद अपने कुछ करता है। हाँ, तो इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है ना, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। मेरा पाकिस्तान को ठीक करने का कोई मूड नहीं है भाई, और ना मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँ, मेरे लिए बहुत। सैलाब आएगा तो आप भी बह जाएंगे। कोई बात नहीं, जब अगर हमारी मौत लिखी होगी तो बह के मर जाएंगे, खत्म है, कोई बात। और क्या, लिखी तो है ना, सबने मरना है, मैंने जीना तो नहीं है, अमर तो कोई भी नहीं है। सही तो सही। एक दिन तो मौत ही है, तो अगर वैसे लिखी होगी तो आ जाएगी, और क्या है। अच्छा, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड लेसन जो ज़िंदगी ने आपको सिखाया हो जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे ये सिखा सकती है? यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरी इतना रगड़ा लगेगा ज़िंदगी में, जो मेरा रगड़ा लगा है ज़िंदगी में। फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 मैं काम कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए। ठीक है, तो मेरी आपने क्या ज़िंदगी, सोचा था? मैंने क्या सोचा था, हमने तो सोचा था यार सुकून होगा, अब्बा कमा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, ऐशी करेंगे, और क्या करेंगे। हमें थोड़ी पता था हम इतना काम करेंगे, अकेले गाड़ियाँ चलाएंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों से लड़ेंगे, बदमाशियाँ भी सहेंगे। ठीक है, शुरू में पॉलिटिकल मैटर्स भी आ गए थे, कोई भी उड़ के कहीं से बदमाशी कर लेता हमारे यहाँ, तो हमें तो नहीं अंदाजा था कि हर चीज़ को खुद मैनेज करना तो पड़ेगा। आपको भी इसने एक्सपेक्ट किया? बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत हुआ। आपको क्या लगता है कि कराची का लौंडा, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो आप तो ताकतवर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपको कौन छेड़ा? तो ताकतवर लोगों के साथ काम कर रहा है तो मैं उनसे ज़ाती फेवर तो नहीं ले सकता। मैं उनका काम कर रहा हूँ, वो मेरे क्लाइंट है, मैं उनका वेंडर हूँ, दैट्स इट। मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में ना, जितने भी ताकतवर लोगों के साथ काम करो, अगर आपने उनको कभी अपनी ज़ाती मसले में इस्तेमाल कर लिया तो आप फंस गए, सर आप फंस गए। अगर उन्होंने कभी आपको इस्तेमाल कर लिया ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही। ये वाली PR बनानी ही नहीं। तो मज़ा आपको फेवर लेंगे तो वो भी फेवर लेंगे। एग्जैक्टली, टू वे ट्रांजैक्शन है ना, ऑन साइड तो नहीं है। मैं कुछ आपसे लूंगा तो आप भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, तो मैं वो एक्सपेक्टेशन दूं क्यों भाई, अपनी औकात नहीं है। किसी ने कुछ मांग लिया, नहीं दे सके फिर तो बच के चलो, कोशिश करो बचो, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोशिश करो बचो। तो मुझसे आपके हिसाब से पाकिस्तान वो होता है ना, एक सर्कस में एक रूप होती है जिस पे एक बंदा चल रहा होता है अपना बैलेंस करता हुआ, कि इधर थोड़ा वजन गया तो नीचे जाऊंगा, इधर गया तो ऐसा ही है। कल अगर मैं बीमार हुआ मैं खत्म ना, मेरा कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तो नहीं है। गवर्नमेंट में कोई ऐसा सीन है कि भाई ये स्टार्टअप है, ये बीमार हो गया, इसकी इंश्योरेंस हम देंगे, कोई है ऐसी पॉलिसी? नहीं है। सही है। ठीक है यार, ये स्टार्टअप था, इसकी कंपनी बहुत अच्छी है, ये मुल्क में कोई अच्छा काम कर रहा था, तो हम इसको स्पॉन्सर कर देते हैं कि अल्लाह ना करे अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो हम इसके बिजनेस को टेक ओवर करके हम आगे चलाएंगे, इसकी औलाद को हम कुछ देंगे। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है ना। इस वक्त मैं गवर्नमेंट के मेजॉरिटी इदारों के साथ काम कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं स्पेशल नीड्स के साथ काम कर रहा हूँ, और हम द ओनली वन इन द पाकिस्तान जो ये सलाहियत रखता है कि एक इंस्टीट्यूट को कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक बना सकता है। तो क्या किसी गवर्नमेंट ने हाथ रखा सर पे? आपको पता है कि कुछ इदारे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ भी नहीं है ये। मुझे पता ना, नहीं है ना। देखिए एक मैं आपको बताऊँ ना, जैसे ईदी का इदारा था, अगर ईदी की साल है, उसने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम किया, क्या उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया? गवर्नमेंट ने पता क्या बोला? ईदी सेंटर को तो मैं कहा था गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिला। गवर्नमेंट ने पता क्या बोला? एक बंदा कर रहा है ना, करने दे, हम अपना काम करते हैं। हमारे उनको लगा कि और लोग करते ना, अतिया चला ले। गवर्नमेंट ने एक NGO बनाया, एम्बुलेंस सेक्टर बनाया, ठीक है, बड़ी बड़ी पीली गाड़ियां लेकर आया कराची में कुछ अरसे पहले, ठीक है, के इलेक्ट्रिक की स्पॉन्सरशिप से। वो इदारा चला 4 साल, उसके बाद वो गवर्नमेंट की बॉडी हो गया इदारा, ठीक है। वो आप मेरे ख्याल से उस इदारे की बात कर रहे हैं, उसको दुबई के एक बिजनेसमैन ने किया था, फाइनेंस किया था, ठीक है, दुबई के बिजनेसमैन ने उसको फाइनेंस किया। वो एक एम्बुलेंस सेक्शन आपके पाकिस्तान में कराची में उतरा, बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेस, इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हुई। आज वो सारी एम्बुलेंसेस कौन सी हैं? सिंध रेस्क्यू सिस्टम है, बेनजीर क्या गेम था वो? क्या गेम था वो गेम तो वल्लाह आलम अल्लाह ही जाने, जिनका क्या गेम था? वही जाने। जागीरदारों के काले को सफेद करना था, और क्या था यार?
बोला भाई किसी और एनजीओ को दे रहे हैं, वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, अपना बना लो और जितना घुमा के बाहर से लाना ले आओ। दुबई से पैसा पाकिस्तान कैसे आएगा? सबसे आसान तरीका था वो। सही। 4 साल के अंदर सारा वाइट हो गया। इदारा गवर्नमेंट का इदारा बन गया, कौन पूछेगा? मेरे ख्याल से इदारा तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो गवर्नमेंट का हो गया ना वो। हाँ, अब वो प्राइवेट एंटिटी नहीं है वो मेरे ख्याल से इदारा गवर्नमेंट का पूरा नहीं हुआ है। पूरी सर एम्बुलेंस सर्विस क्या था गवर्नमेंट वो को थी, एम्बुलेंस सर्विस। और क्या था वो? नहीं वो और काम भी करते थे, उनके उसका नाम schools चेंज हो वगैरह गया, वो अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट अलग बन थे। गया। हाँ, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट अलग से एग्जिस्ट करता है एक उनका। जिस चीजों के अंदर सारी चीजें घूम गई हम्म। वो चला गया दोबारा उसी डब्बे के अंदर। तो भाई हमारे यहाँ तो लॉ चेंज हो जाता है, रेजिडेंस कमर्शियल हो जाता है, कमर्शियल रेजिडेंस हो जाता है 2 सेकंड के अंदर। तो आप सर जिस मुल्क में अगर देखा जाए, अगर आपके पास असर वसूल के, तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, पॉलिसी आपकी है, सिस्टम आपका है, कानून आपका है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जलील हैं, और क्या है सीधी सी बात है यार। अच्छा, अगर आपसे आज पूछा जाए कि आपको बिल्कुल जीरो पे आप आ गए स्क्रैच से, तो कौन सा ऐसा कारोबार है जो आप चुनेंगे करने के लिए? यार अगर मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया ना, तो मैं फिर कोई कारोबार ही नहीं करूँगा मैं फिर पता है क्या करूँगा? मैं कोई परचून की दुकान डालूंगा, अपना घर चलाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, बहुत है दोबारा रिस्क नहीं ले सकता भाई। एक दफ़ा ये चीज़ हो गई, यहाँ तक आ गई, दूसरा दफ़ा करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। चले दूसरा जन्म ले लिया तो कौन सा कारोबार करेंगे? दूसरा जन्म अगर ले लिया ना भाई, तो अल्लाह ताला उस जन्म के साथ फिर थोड़ा सा पैसा भी दे दे मेरे को ताकि मैं रियल एस्टेट पे काम कर सकूं, तो या ट्रेडिंग कर सकूं। तो उसके लिए बैकअप में बोरी चाहिए। सही है। किराए से नहीं हो सकता वो काम। किराए से आप जिंदगी भर लोगों को किराए पे घर देंगे और एक रेंट का कमीशन लेंगे, इसके अलावा कुछ अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर जो भी सबसे बड़े जाइंट है रियल एस्टेट के, आपको पता है उन्होंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था, उनके पास कोई बोरी नहीं थी। नहीं। आपको उनकी पूरी स्टोरी पता है? मैं उनकी स्टोरी पे तो नहीं जा रहा, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी स्टोरी भी है। था। स्टोरी तो पाकिस्तान ने हर बनने वाली की है। बात सिर्फ इतनी सी है, उनकी स्टोरी है, उनकी पीआर है, वो उन लोगों को जानते हैं जिनको गवर्नमेंट पैसा देकर उनकी ज़मीन खरीदती थी भाई। वो कब्जा करते थे, गवर्नमेंट उनको पैसा देती थी और वो गवर्नमेंट को वापस दे देते थे। तो उन लोगों से अगर दोस्तियाँ हो तो फिर आपकी क्या ही स्टोरी है, आपकी क्या ही स्ट्रगल यार। जब 50 करोड़ की जगह 5 करोड़ में खरीद सकते हैं, ये सकत है आपकी, तो आपकी कोई स्टोरी तो फेक हुई ना यार। आपने क्या स्ट्रगल की? सबको पता है वो कहाँ से कहाँ बने, तो कैसे बने। एक जहाज का किस्सा मशहूर हुआ और कहाँ से कहाँ निकल गए तो एवरीबॉडी नोज द स्टोरी मैन कि क्या सीन था वो। हम कराची में बड़े हुए हैं यार, सब कुछ देखा है, बहुत करीब से देखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ तक पहुँचे, कोई एक ऐसा बंदा, कोई बुक, कोई पॉडकास्ट, कोई ऐसा मेंटोर जो आपको लगता हो कि उस बंदे ने मुझ पे बहुत इम्पैक्ट डाला है, अगर वो भी ना होता शायद मैं यहाँ ना होता? TCM, डिसेंट्रम मीडिया, जिसने सबसे पहले मेरी डॉक्यूमेंट्री की है सब्जेक्ट के ऊपर। तला को मेरे अंदर वो दिखा जो शायद लोगों को अब दिख रहा है, उसको 2 साल पहले दिखा, तो मैं आज भी उसके लिए दुआ करता हूँ। NIC के अंदर 11 स्टार्टअप्स थे and he selected me for the story, और उसने एक इतनी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरे ऊपर जिसको देख के पूरे AR मैंने उठाया और वहाँ से मेरा गेम चेंज हुआ। तो मैं आज भी उसके शुक्रगुजार कि सबसे पहले उसने उठाया, सबसे पहले उसको समझ में आया कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इम्पैक्टफुल है। पहली दफ़ा जो उठा लेना बॉस, उसका कमाल है। फिर मेरे पॉडकास्ट देख देख के सब पॉडकास्ट के लिए बुला रहे हैं, तो ये कोई कमाल तो नहीं है ना, सॉरी टू से, बिकॉज आपने देख लिया कि यार इस लड़के को सब बुला रहे हैं, ये बात अच्छी कर रहा है, इस पे हम वेरियस सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, चलो इससे बात करते हैं, दैट्स अ गेम ना। उसने मुझे उस वक्त उठाया जब मुझे कोई नहीं जानता। सही। उसको मेरे आइडिया समझ में आया, उसने बोला यार शेरोज़ की डॉक्यूमेंट्री का। 1 महीना लगाया, 3 शहरों में ट्रैवल किया उसकी टीम ने मेरे साथ, मुझे फॉलो किया, पूरा दिन मेरे साथ रहे। उसकी एफर्ट है यार, एंड क्रेडिट गोज टू NIC, जिसने मुझे तला से मिलाया। सही बात है, वो तला से नहीं मिला। उस दिन अगर मुझे वहाँ का मैनेजर फ़ोन नहीं करता कि यार तला आया, TCM का डायरेक्टर, CEO, तो ज़रा आ जाए, बड़ा फ्रैंक वे में उसने बोला, मेरा घर करीब था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं चला गया और चीज़ें हो गई। तो किरदार तो इन लोगों का हुआ ना, जिन्होंने आपको लाइमलाइट में लाए। एग्जैक्टली, जिन्होंने मेरे अंदर वो स्पार्क देखा कि यार ये होना चाहिए इस मीटिंग में। वो नहीं बुलाते, TCM नहीं करता डॉक्यूमेंट्री, फिर दानियाल को नहीं समझ में आता कि यार TCM ने की है मैं भी करूँ, पर दानियाल को रीच मिली, ठीक है ना। ARY पे हमारी स्टोरी मिलियंस में गई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। दादा TCM नहीं होता तो शायद मजा नहीं आता। सही। अच्छा, अगर कराची में आपको एक बिलबोर्ड मिले तो उस पर क्या लिखवाना चाहेंगे? यार शेख अपनी देख जीने जियो और जीने दो यार, पता है ये सबसे बेस्ट स्लोगन है यार, नहीं छेड़ो किसी को यार।
वो तो ऑलरेडी एक मीडिया ग्रुप चला रहा है, वो सब कुछ छेड़ता रहता। वाह वाह, सही बात है यार, जो कर रहा है उसको करने दे भाई, सही। ठीक है, तू अपनी करना यार। हमारे शहर में ना यार स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस है हमारे शहर। आप देखो हमारे यहाँ जो बाइक्स चल रही होती हैं, उन बाइक्स की क्या हालत होती है, टूटी फूटी होती हैं, लोग उस पर चला रहे होते हैं, उसी पे वजन रखो, तरस आता है इस शहर पे यार, जो पूरे मुल्क को पाल रहा क्या है। अपने ये शहर हमेशा से तो ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से? हमेशा से तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक बात ये होती है कि जब ना ये टेबल आज बहुत अच्छा है, फिर आप यहाँ से चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, उसका ख्याल नहीं करते तो वो उसको नोचना शुरू कर देते हैं, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, तो एक वक्त आता है इसका ये फॉर्मिका खत्म हो जाता है। फिर जो उस वक्त जो लोग बैठे हुए होते हैं वो इस टूटे हुए फॉर्मिका के आदी हो जाते हैं, फिर उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि यार ये टूटा हुआ है, फिर वो मुतमईन हो जाता है। फिर जो मुतमईन हो गए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। ये बहुत दर्दनाक आपने कहानी है। बीमारी से फैसला कर लिया, समझौता कर लिया आपने बीमारी से ना, अब बीमारी से समझौता हो गया तो भाई अब आपका कोई इलाज नहीं। ये जितने आसान अल्फाज में आपने कहा है, ये इतनी आसान थी नहीं कहानी, बहुत दर्दनाक कहानी है, और हर शायद मेरे ख्याल से हर कराची वाले ने ये जी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है तो लोगों ने कुड़ना छोड़ दिया। अपने घर को बर्बाद होता देखना आसान नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि यार ये आग लग रही है, हम बुझा नहीं सकते, उन्होंने उस आग में रहने का फैसला कर लिया, या फिर कुछ लोगों ने जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने बोला अपनी बचाओ बाहर निकलो, और क्या। दोनों सूरतों में दोनों ने सही किया। क्या करते घर हैं, तो जल गया। घर जल गया, किसी में सकत नहीं दी कि वो उस घर को उस वक्त जलने से बचाए। आज भी नहीं है, क्योंकि अब आग बहुत फैल चुकी है, रिसोर्सेज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मोहनजोदड़ो की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जितनी लाइंस बन रही हैं आप देखें, रोड ही खुद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा शायद हमें मोहनजोदड़ो भी ज़्यादा एडवांस लगेगा हमसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जो भाई, हालात हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें पर शहर कहाँ जा रहा है, आपका आसमान मैला है इस शहर में यार। उस शहर में जो पता नहीं कितने सालों पहले ज़मीन के नीचे दफन हो गया था, वहाँ अभी भी रोड के असरात मिलते हैं। ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो रोड है ही नहीं, असरात ही नहीं मिल रहे। आप देखें अगर लोकल एरियाज में जाएं, मतलब बिल्कुल स्लम की तरफ चले जाएं, तो वो आज भी गैस लाइनें डल रही हैं। हमें लियारी सबसे पुराना इलाका है, पहले कराची लियारी था, लियारी, मलीर, केमाड़ी, मच्छर कॉलोनी, ठीक है, माड़ीपुर, ये पुराने इलाके हैं ना, कदीम इलाके हैं। यहाँ आज भी गैस लाइनें डल रही हैं, आज भी गटर की लाइनें डल रही हैं इधर, आज तक ये सीवरेज का मसला ही नहीं हल हुआ। और उसके बावजूद यहाँ पानी खड़ा होता है। उसके बावजूद भी पानी खड़ा होता है। जो नया ठेकेदार आता है वो गटर के ढक्कनों का टेंडर निकालता है, 2 करोड़ रुपए के टेंडर आता है, चल मेरा भाई गटर के ढक्कन बनाए निकल गया। अगले दिन रेंची आया, उसने गटर के ढक्कन उठाया, दोबारा उसी ठेकेदार को दे दिया। चीजें घूम के वहीं चली गई वापस। भाई हमारा गेम ही कुछ और है, हम आम लोग नहीं है, हमारा गेम ही कुछ और है। तो बहुत दर्दनाक स्टोरी है, बाहर वापस आते हैं इसमें। और दर्दनाक स्टोरी हमने हंसते हंसते सुना दी लोगों को। अच्छा, कोई ऐसा ही तारीखी शख्सियत या बिजनेस लीडर जिसके साथ आप डिनर करना चाहें? डिनर करना चाहूँ, कि आप चाहें कि मैं अगर मौका मिला तो उसके साथ बैठ के एक बार बात करना चाहूँगा? अगर मौका मिला तो मैं इसके साथ एक बार बात कोई भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, कोई हयात हो, माजी की हो, बिजनेस लीडर। यार मेरा ना वो हमारे जो है वो इंतकाल कर गए हैं शायद, मिस्टर अली जो थे, जो बैंक अल हबीब के ऑनर थे मेरे ख्याल से, मिस्टर अली बैंक अल हबीब के जो ऑनर थे, उनको मैं बड़ा फैसिनेट। अली हबीब, यस, क्योंकि उनका एक CSR इदारा था, अल उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम से, तो मैंने वहाँ बड़ा काम किया था। तो मैंने उस बंदे को ना, उस बंदे का CSR बहुत अमेजिंग पाया कि वो कोई जेन्युइन काम कर रहा है। उनकी बेगम से भी मैं मिला हूँ, मिसेस अली हबीब से मैं मिला हूँ, उनके घर भी गया हूँ। तो मेरा एक था कि यार कभी उनके साथ अगर मौका मुझे मिलता ना, तो मैं उनके साथ बैठ के एक लंच और डिनर, चाय भी पी लेता, बहुत पी लेता, लेकिन कभी मौका नहीं मिला उनके साथ। और फिर रिसेंटली मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई है, तो मुझे वो एक रह गया कि यार अब तो इनके साथ ऊपर ही मुलाकात होगी है, पता नहीं हम सेम कैटेगरी में होंगे कि नहीं होंगे, ये तो नहीं पता। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो, हम सेम ही कैटेगरी में हों। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे राज उगलवा दिए हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह, जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।